चलो तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ कि हम इस ट्रेनिंग में इस पूरे सेक्शन में क्या-क्या पढ़ाएँगे, उसका पूरा सिलेबस मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे जेम रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, उसमें सेलर का जो रजिस्ट्रेशन है, सेलर का आईडी किस तरह से क्रिएट करना है, वो पूरी प्रोसेस रहेगी इसमें। इसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनका ऑलरेडी जेम के ऊपर रजिस्ट्रेशन है लेकिन कुछ फ्रेशर भी है, तो जिनका जेम के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं है या रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कैसे करते हैं उनको पता नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन का भी पूरा पार्ट उसमें रहेगा जिसमें हम आपको पूरा आपका अकाउंट जो है माय अकाउंट की सारी प्रोसेस बताएँगे, आपकी प्रोफाइल अपडेट कैसे करना है, 100% प्रोफाइल कंप्लीट कैसे करनी है और कॉशन मनी जो है वो कैसे पे करना है। जो भी डिपॉज़िट वगैरह रहेगा उसका कॉशन मनी का वो हम देखेंगे। उसके बाद सर प्रोडक्ट लिस्ट का पार्ट होता है। प्रोडक्ट 2 तरीके से मेनली 2 तरीके से प्रोडक्ट लिस्ट किया जाता है। एक होता है उसका पेयर करके लिस्ट करना और दूसरा जो होता है न्यू प्रोडक्ट लिस्ट करना। तो न्यू प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करना है और पेयर करके प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करना है, ये दोनों पार्ट हम इसमें देखेंगे। इसके बाद देखो रीसेलर पैनल है। इसमें ओईएम पैनल और रीसेलर पैनल दोनों को पढ़ाएँगे जो जिनके पास मैन्युफैक्चर यूनिट होता है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका मैन्युफैक्चर खुद का मैन्युफैक्चर होता है। तो वो मैन्युफैक्चरर एज़ अ ओईएम आपको जेम के ऊपर किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, वो भी हम उसके साथ आपको सिखाएँगे। उसमें ब्रांड अप्रूवल की भी पूरी प्रोसेस है, मतलब जो भी आपका ब्रांड है उसको किस तरह से अप्रूव करना है, वो भी हम इसमें आपको पूरा पढ़ाएँगे। उसके बाद टेंडर सर्च करना, टेंडर का पूरा पार्ट रहेगा, टेंडर आपको सर्च करना, टेंडर का जो भी डॉक्यूमेंट है या टेंडर का नोटिस जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करना है जिसमें मेक इन इंडिया रहेगा, उद्यम रहेगा, ईटीसी, पास्ट परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट इसमें इंक्लूड रहें। तो ये हो गया सब टेंडर का पार्ट। उसमें आपको क्या करेंगे टेंडर पब्लिश भी करना सिखाएँगे और टेंडर भरना भी सिखाएँगे, दोनों तरीके से मतलब बायर के एंड से उस टेंडर को किस तरह से पब्लिश करना है और सेलर के एंड से किस तरह से उसको भरना है। और सभी जिसमें प्रोडक्ट बिड रहेगा, सर्विस बिड रहेगा, बीयूक्यू बिड रहेगा, कस्टम बिड और सर्विस बिड में जो कस्टम सर्विस बिड है, वो भी रहेगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है आपको उसमें पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा 2 मेजर पार्ट होता है, एक 50,000 तक आप उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं वाया के आईडी से। वो भी हम देखेंगे कि डायरेक्ट परचेज़ किस तरह से करना है। एक्चुअली डायरेक्ट परचेज़ होता क्या है? L1 कंपैरिज़न होता क्या है? इन दोनों में जो भी कंपैरिज़न होता है या जो भी डिफरेंस होता है, वो सारी चीज़ें हम L1 और डायरेक्ट परचेज़ में पढ़ाएँगे। तो ये मेजर ऑफ टॉपिक होता है। ज़्यादातर जितने भी ऑर्डर जेम के ऊपर निकाले जाते हैं जिसमें मेन पार्ट जो होता है वो डायरेक्ट परचेस और L1 परचेस का ही होता है क्योंकि अभी उसकी लिमिट 10 लाख तक बढ़ाई है तो इसमें क्या होता है कि आप जो है उसमें ये कर सकते हो ज़्यादातर ऑर्डर जो है आप डायरेक्ट परचेस और L1 परचेस के थ्रू ही निकाल सकते हो, आपको टेंडर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सीआरएसी जनरेशन है। अ जो भी सेलर की इनवॉइस वगैरह जनरेट करनी हो, सीआरसी जनरेट करनी वो पूरा पार्ट रहेगा। ऑर्डर फाइनल होने के बाद आपको इनवॉइस अपलोड करनी पड़ती है जेम के ऊपर, वो भी हम उसमें आपको पूरा बताएँगे। उसमें देखो बायर रजिस्ट्रेशन है। बायर रजिस्ट्रेशन के 2 रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक प्राइमरी रजिस्ट्रेशन और दूसरा सेकेंडरी। दोनों किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है वो पढ़ाएँगे। उसके बाद देखो बायर का पूरा डैशबोर्ड, गवर्नमेंट मेल आईडी कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेगी। और लास्ट में वैसे डाउट क्लियरिंग सेक्शन यहाँ पे लिखा है, लेकिन डाउट क्लियरिंग का सेक्शन हर समय कंटिन्यू चलता रहेगा। मतलब आपको कोई भी डाउट आता है तो आप बेसिकली माइक ऑन करके जो है पूछ सकते हैं। तो ये जो ओवरऑल पूरा सिलेबस है, तो किसी को कुछ इसमें आपको दिक्कत है तो आप कुछ पूछना है सिलेबस के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ सवाल पूछना है तो आप माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ किसी को डाउट है तो आप सीधा वहाँ पूछ सकते हैं। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, टेंडर पब्लिश करते समय
हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल 100% मैनेज करना आपको पूरा पड़ेगा इसे। ठीक है, तो आगे हम सबसे पहला टॉपिक जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था जेम रजिस्ट्रेशन का, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। बीच में किसी को डाउट आया तो नीचे यहाँ पे देखो हैंड का ऑप्शन होता है, राइज़ हैंड का। कुछ डाउट आता है बीच में जैसे मैं कंटिन्यू एक साथ बोलने लगूँ या पढ़ाने लगूँ, अगर किसी को कुछ डाउट आता है तो यहाँ पे ऐसे हैंड रेज़ करिए, तो मुझे पता चलेगा कि आपको कुछ सवाल पूछना है, ठीक है? तो जो ऐसे हैंड रेज़ हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे देखो आप हैंड जो है यहाँ से रेज़ कर सकते हो। कुछ डाउट आया तो आपको हैंड रेज़ करके रखिए, मैं फिर आपका नाम लूँगा तो आप अपना सवाल जो भी है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि जेम के ऊपर सेलर आईडी किस तरह से क्रिएट करनी है या सेलर का रजिस्ट्रेशन किस तरह से क्रिएट करना है, ये वाला टॉपिक हम देखेंगे आज। माइक बंद करके रखिए सब लोग, किसी को कुछ सवाल पूछना है तो ही माइक ऑन करिए, अदरवाइज डिस्टर्ब होता है क्लास में। तो चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, जीएम पोर्टल जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वो जीएम पोर्टल आपको ओपन करनी है। वेबसाइट तो आपको देखो ऊपर डिस्प्ले हो रही है gem.gov.in, ठीक है, तो ये जेम पोर्टल की वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। देखो ये पूरी जो है जेम की वेबसाइट है, इसमें सारी डिटेल आपको धीरे धीरे हम समझाएंगे कि ये यहाँ पे कौन सी कैटेगरी है, सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये जो पूरे मेन्यूज वगैरह सारे आपको दिख रहे हैं, ये बीट साइन अप लॉगिन वगैरह, तो ये सब हम इसमें जो है धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे उसमें हम आपको सब कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है जेम के ऊपर रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। अगर जेम के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है या नया आईडी आपको जेम के ऊपर क्रिएट करना है, तो वो किस तरह से करना है और उसकी जो डॉक्यूमेंट लिस्ट वगैरह है वो अभी देखेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो साइन अप का ऑप्शन आता है। साइन अप के ऑप्शन के ऊपर आप जैसे ही कर्सर लेके जाओगे अपना, तो यहाँ ड्रॉप डाउन में दो ऑप्शन मिलते हैं, एक बायर ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन और दूसरा जो है सेलर सर्विस प्रोवाइडर का रजिस्ट्रेशन। तो दोनों में से आप दोनों का भी रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हो, बायर का करना है तो बायर का भी कर सकते हो, सेलर का करना है तो सेलर का कर सकते हो। तो आप आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलर का या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो देखेंगे। तो आपको यहाँ पे जो है वो क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाइप का एक ऑप्शन आता है आपको, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाइप जो है उसमें ड्रॉप डाउन से देखो आपको अलग अलग डिटेल्स मिलेगी। एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म मिलेगी आपको, प्रोप्राइटरशिप जो भी आपकी कंपनी होती है, सिंगल ओनर कंपनी प्रोप्राइटरशिप आपकी है तो आप प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट कर सकते हो। फर्म है आपकी दो लोगों की, कोई पार्टनरशिप फर्म वगैरह है आपकी, तो आप ये दो नंबर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। 3 नंबर का ऑप्शन है कंपनी, जैसे आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या कोई ट्रस्ट सोसाइटी वगैरह है वो आप ये कर सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है तो वो भी आप यहाँ पे एज ए सेलर रजिस्टर कर सकते हैं। तो देखो लास्ट के दो ऑप्शन का तो ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा यूज़ तो पहले 1 नंबर का ऑप्शन है, क्योंकि जितने भी सारे जेम के ऊपर लोग काम करते हैं सभी लोगों की प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती है। जो भी उनका XYZ एंटरप्राइजेज़ के नाम से उनकी कंपनी होती है। और 2 नंबर होता है पार्टनरशिप फर्म, कभी-कभार 2 लोग मिलके पार्टनरशिप फर्म जो है पार्टनरशिप डीड बना के पार्टनरशिप फर्म ओपन करते हैं। तो यहाँ पे बस टाइप आपको पूछ रहा है कि आपकी कंपनी जो है वो कौन से टाइप की है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं है उनकी कंपनी कैसी है प्रोप्राइटरशिप, तो वो जीएसटी पे आपको मिल जाएगा। जीएसटी पे लिखा रहता है आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या जो भी है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि प्रोप्राइटरशिप कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है देखेंगे। नीचे कोई भी ऑप्शन ले लो, फर्म और कंपनी, प्रोसेस सेम ही है, बस डिफरेंस क्या होता है, पैन कार्ड का डिफरेंस होता है। नीचे का जो अगर फर्म सिलेक्ट करते हैं तो जो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म होती है उनका पैन कार्ड अलग बनता है, और प्रोप्राइटरशिप जो कंपनी है उसमें जो उस कंपनी के प्रोप्राइटर हैं उनका पैन कार्ड यूज होता है, बस उतना ही डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस सारी जो है रजिस्ट्रेशन की पूरी सेम रहेगी। तो मैं प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करता हूँ।
देखो जैसे ही आपको यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट किया, 3 पार्ट होते हैं जेएम पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के। देखो प्री रिक्विजिशन, टर्म्स कंडीशन, इसके बाद रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ से आपको आगे जो है वो बढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी। सबसे 1 नंबर का डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, ये सारी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट जो है होने चाहिए। इसमें 2 तरह के डॉक्यूमेंट है, एक है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और दूसरे है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो है आपके पास जो भी मेन डॉक्यूमेंट है जिसको हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बोलते हैं वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए। चलो तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। जो भी आधार कार्ड है आपका, वो आधार कार्ड आपका होना चाहिए। आधार कार्ड आपका नहीं हुआ तो चलेगा, बस वो आधार नंबर आपके पास होना चाहिए। और उससे लिंक एक मोबाइल नंबर होता है, आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर होता है वो आपके पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग हमें काफ़ी ऐसे मिले जिनका आधार कार्ड है, लेकिन उनका आधार कार्ड उनके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है। तो अगर आपका आधार कार्ड अपने मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तो वो वेरिफ़िकेशन नहीं हो पाएगा। जो भी वेरिफ़िकेशन कोड आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, वो नहीं आ पाएगा अगर आपका मोबाइल नंबर जो है आधार कार्ड से लिंक नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और वो उस मोबाइल नंबर से जो है लिंक होना चाहिए। इसके बाद देखो आपके पास एक मेल आईडी होना चाहिए, एक्टिव मेल आईडी होना चाहिए। वो कौन-सा भी चलेगा। आपकी कंपनी के नाम से हो तो भी चलेगा, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के नाम से हो तो भी चलेगा, पर्सनल नाम से है तो भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस उसमें एक वेरिफ़िकेशन कोड आएगा, वो वेरिफ़िकेशन कोड उसको वेरीफ़ाई करने के लिए आपके पास एक एक्टिव मेल आईडी होना चाहिए। वो कौन-सा भी हो, पर्सनल हो, कोई भी हो। और उसमें एक ख़ास बात है, इस मेल आईडी को आप कभी भी जो है चेंज भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको वो मेल आईडी हटा के दूसरा कोई मेल आईडी ऐड करना है, तो उसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी एक एक्टिव मेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा नीचे आएँगे, सबसे पहला है बिज़नेस पैन। जो भी आपका पैन कार्ड है, वो आपके पास क्या होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोप्राइटरशिप कंपनी और पार्टनरशिप फर्म, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो जो भी पार्टनरशिप फर्म रहेगी उनका पैन कार्ड अलग रहता है और प्रोप्राइटरशिप जो कंपनी है उनका पैन कार्ड अलग रहता है। मतलब उनका पैन कार्ड जो है इंडिविजुअल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। और जो आपकी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो आपका पर्सनल पैन कार्ड यूज़ होगा। और आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप कंपनी के नाम से अलग पैन कार्ड बनेगा। वो पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे उसके पूरे डिजिट जो है वो डालने पड़ेंगे। पैन नंबर डालना है, पैन नंबर के ऊपर की डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। इसके अलावा देखो बैंक अकाउंट है, यहाँ पे आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर और उसका आईएफएससी कोड होना चाहिए। तो कोई भी एक बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम सजेस्ट करते हैं जो भी आपकी कंपनी है, उस कंपनी के नाम से अगर आपका करंट अकाउंट हो तो बेटर रहेगा यहाँ पे। अगर वो फिलहाल के लिए वो अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उसको अपना पर्सनल अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जो है वो यूज़ कर सकते हो। बहुत बार लोगों के पास क्या होता है, करंट अकाउंट फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं होता। तो उसके लिए आप जो है रजिस्ट्रेशन ये नहीं कर सकते, तब तक आप अकाउंट नंबर कोई दूसरा आप यूज़ कर लीजिए। बाद में उसको जो है आप चेंज कर सकते। तो अकाउंट नंबर बस आपके पास होना चाहिए, वो चाहे कौन सा भी हो, करंट हो, सेविंग हो, कौन सा भी, बस एक आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके बाद देखो इनकम टैक्स होना चाहिए आपके पास। कम से कम यहाँ पे बोल रहा है 3 साल का, लेकिन कम से कम 1 साल का अगर आपके पास इनकम टैक्स है
तो भी जो है काम चल जाएगा। आपके पास किसी भी 1 साल का जो है आईटीआर होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि ऑप्शनल है आईटीआर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लीजिए अगर आपकी कंपनी जो है तो 2 साल पुरानी कंपनी है आपकी, तो 2 साल पुरानी कंपनी है तो आपको आईटीआर अभी देना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी कंपनी रिसेंटली उन्होंने रजिस्टर की है या रिसेंटली उन्होंने जीएसटी निकाला है, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो बोलते हैं कि आपकी कंपनी अगर 24 महीने से पुरानी है, मतलब 2 साल से कंपनी पुरानी है आपकी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीआर वहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आपकी 2 साल से अभी अभी तक आपकी कंपनी को 2 साल नहीं हुए हैं, तो आपको क्या करना है, आईटीआर जो है मैंडेटरी नहीं है, आपको यहाँ पे जो है आईटीआर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो डिपेंड करता है आपकी कंपनी कब रजिस्टर हुई। जब भी आपकी कंपनी रजिस्टर हुई उसकी एक डेट आप चेक कर लीजिए, तो उसके हिसाब से आईटीआर आपके लिए मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपकी कंपनी 2 साल से पुरानी है, तो आपके पास मिनिमम 1 साल का आईटीआर आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी 2 साल नहीं हुए हैं या रिसेंटली आपकी कंपनी कम हुई है, तो आपको आईटीआर जो है वो ऑप्शनल रहेगा, आपको आईटीआर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया आईटीआर का। नीचे है रजिस्टर एड्रेस। रजिस्टर एड्रेस में आपको जो भी आपकी कंपनी है उसका रजिस्टर एड्रेस आपको वहाँ पे देना है। तो कोई भी एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी आपका एड्रेस है वो वाला एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हो। एड्रेस बाद में आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन जो भी आपकी कंपनी का जो रजिस्टर एड्रेस है वो आप यहाँ पे जो है डाल सकते हो। तो यहाँ पे ज़्यादातर हम सजेस्ट करते हैं कि भाई जो भी आपका जीएसटी है और जीएसटी पे जो एड्रेस है आपका, वही एड्रेस डालिए। तो क्योंकि आगे जाके आप उसको ये कर सकते हो, और एड्रेस में कोई उतना इशू नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आपने गलत एड्रेस डाला है या कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आप उसको मल्टीपल टाइम उसको एडिट भी कर सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो। तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। जो भी एड्रेस है वो आप डाल के रजिस्ट्रेशन करिए। आपको लगा बाद में उसको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रजिस्टर इसका। तो ये सब देखो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, इतने सारे डॉक्यूमेंट आपके पास जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बाकी के जो है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। बाकी के डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में देखिए सबसे पहले एमएसएमई है, उद्यम का आपका आपके पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, अगर आपके पास उद्यम का एमएसएमई का सर्टिफिकेट है, तो जो टेंडर में ईएमडी मांगी जाती है, जो टेंडर में डिपॉजिट भरना पड़ता है, जिसको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कहा जाता है ईएमडी को, तो वो आपको ईएमडी नहीं देनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास है तो उसके काफ़ी सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं, उसके लिए कोई ये नहीं है। आप तुरंत यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख के भी आप उसको एमएसएमई को रजिस्ट्रेशन जो है एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास है तो आपको ईएमडी वगैरह जो है टेंडर में नहीं भरनी पड़ेगी। जिस भी टेंडर में ईएमडी मांगी है उस टेंडर में आपको ईएमडी में एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो इसके ऊपर और डिटेल में जानेंगे टेंडर नोटिस और टेंडर जब हम लाइव टेंडर भरेंगे जेम के ऊपर, तब मैं आपको और बेटर तरीके से उसको समझाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास एमएसएमई है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है उसके मिलेंगे। बेनिफिट्स मतलब ये ईएमडी जो होती है उसमें आपको क्या मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा, मतलब आपको ईएमडी जो है नहीं भरनी पड़ेगी वहाँ। तो ये बेनिफिट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और ये उद्यम अगर आपके पास है नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जेम पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने में। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, लेकिन है तो कुछ एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलेंगे। दूसरा है स्टार्टअप का। स्टार्टअप इंडिया का अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो भी आपको ईएमडी एग्जम्पशन मिलेगी, और इसके अलावा भी कुछ स्टार्टअप के जो भी सारे बेनिफिट्स रहेंगे वो आपको वहाँ पे मिल सकते हैं, अगर आपके पास स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट है तो। दो है, एक एमएसएमई, दूसरा स्टार्टअप इंडिया, और तीसरा जो है देखो लास्ट में सबसे मैंने लिखा है ये जीएसटी। तो जीएसटी नंबर जीएम के ऊपर ऑप्शनल है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि जीएसटी नंबर यहाँ पे कंपलसरी है, तो कोई नहीं है। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो भी एज अ जीएम के ऊपर आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर कम है, या बहुत बार आपको सीए या जो भी जीएसटी जहाँ पे आप निकालते हो वो समझा देते हैं कि भाई आपका
अगर टर्नओवर जो है वो 20 लाख से कम है, मतलब जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो आपको जो है आईटीआर सॉरी जीएसटी जो है नहीं निकालनी पड़ेगी। विदाउट जीएसटी भी आप काम कर सकते हो। लेकिन इसमें दिक्कत सबसे बड़ी क्या आती है, अगर मान लीजिए कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, तो वहाँ पे आपका टर्नओवर वगैरह वो नहीं देखेंगे, वो बोलेंगे कि भाई आपके पास बस जीएसटी नंबर होना चाहिए, क्योंकि बिना जीएसटी के हम वो पेमेंट और इनवाइस जो है वो नहीं ले पाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो हम तो ज़्यादा से लोगों को सजेस्ट करते हैं कि भाई जीएसटी जो है वो आपको बनवा के आप रखिए, क्योंकि आज ना कल आपको जो है उसका जीएसटी बनवाना ही पड़ेगा। जब टर्नओवर थोड़ा बढ़ेगा तो जीएसटी जो है आपको मैंडेटरी हो जाएगा। नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं बिना जीएसटी के, इतने सारे अमाउंट अगर आपने अपने अकाउंट पे ले ली तो और भी सारी दिक्कत आपको वहाँ पे आ सकती है, जो आपको सीए जो भी है आपके वो समझा दे। तो मोटा-मोटी बस आपको यहाँ पे ये समझना है कि जीएसटी नंबर अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप रजिस्ट्रेशन जेएम पे ऊपर कर सकते हैं। लेकिन आगे जाके आपको क्या होगा कि बायर लोग जो भी आपसे माल लेना चाहते हैं या जो भी आपसे परचेस करना चाहते हैं, वो थोड़ा ये करेंगे कि भाई आप जीएसटी जो है बनवा के ले लीजिए। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं सर। तो आप मुझे अब बताइए, किसी को इस डॉक्यूमेंट में कुछ सवाल पूछना है, कुछ डाउट है इस डॉक्यूमेंट के सेक्शन में, तो पूछ सकते हैं। पूछिए सर, सर हैंड इसमें रेज़। बाद में क्या कर सकते हैं? हाँ, जीएसटी ऐड कर सकते हैं ना, बाद में कभी भी कर सकते हैं जीएसटी ऐड। अगर पहले नहीं किया तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन एक बार कर दिया तो उसको एडिट नहीं कर सकते। हाँ, और सबसे पहले हम रश्मि मैम की दे देते क्वेरी। मैम बोलिए। आयुष सर थोड़ा आप वेट करिए, तब तक हम रश्मि मैम की क्वेरी ले लेते हैं। माइक ऑन करके कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं मैम। माइक आपको ऑन करना पड़ेगा। चलो आयुष सर बोलो सर, आपका क्या प्रॉब्लम था? ये कुछ रहता है कंपोजिशन। तो वो सीए से आप पूछ लीजिए। तो ज़्यादातर रेगुलर जीएसटी बनाया जाता है, लेकिन उसमें डिफरेंस और उसके बेनिफिट्स वगैरह जो है वो सीए समझा देगा आपको। ज़्यादातर 80-90% लोग रेगुलर जीएसटी बनाते हैं। तो सीए से बात करिए तो वो समझा देंगे। हाँ, सेलर रजिस्ट्रेशन। सेलर सेलर रजिस्ट्रेशन, सेलर का जेएम के ऊपर आईडी क्रिएट करने के लिए ये डॉक्यूमेंट यूज। ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे जाना है सर। यहाँ पे देखो साइन अप का ऑप्शन मिलता है, इसमें सेलर और सर्विस प्रोवाइडर का, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये पूरी डिटेल्स आपके सामने खुल जाएगी। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको प्रोसेस करना है। यहाँ पे देखो ये जो सब डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, इसमें से किसी एक के ऊपर का आप जब टिक हटाते हो तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस का ऑप्शन है वो ब्लर हो जाएगा, आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इसके ऊपर जैसे टिक करोगे तो देखो ये प्रोसेस का ऑप्शन ये हो जाएगा। नीचे ऑप्शनल के ऊपर आपने टिक किया नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने चाहिए। उसमें से किसी एक के ऊपर का भी आप टिक हटाते हो तो प्रोसीड का जो ऑप्शन है वो ब्लर हो जाता है। हाँ, इसके लिए विवाद से विश्वास अभी बंद, मतलब ये हो चुका है मैम। इसका अभी तो गवर्नमेंट ने कोई आगे की फर्दर डिटेल जेम के ऊपर नहीं डाली है। विवाद से विश्वास में लोन और बाकी सारी चीजें जो भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनके लिए वो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाले थे, लेकिन ये अभी जेम के ऊपर एक्टिव नहीं है, या उसके ऊपर कुछ फर्दर डिटेल्स नहीं आई है जेम के ऊपर से। तो ये काफी दिन से, तकरीबन 1 साल से ये ऑप्शन मतलब ऐसे ही है, उसके ऊपर अपडेट अभी तक कुछ आया नहीं है। तो इसके ऊपर आप ये मत करो। ये कुछ कुछ आएंगे अपडेट तो जेम पोर्टल आपको खुद मेल वगैरह करके बता देगा क्या करना है इसका, लेकिन ये पूरा अभी उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आया है जेम की तरफ से। हाँ सर, ये डीआईपीपी नंबर होता है स्टार्टअप के लिए सर।
हाँ, स्टार्टअप कंपनी जब आपकी बनती है तो उसका एक DIPP का नंबर होता है, वो नंबर आपको वहाँ पे डालना पड़ता है। और वो प्रोप्राइटरशिप कंपनी के लिए नहीं होता स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन। हाँ, नहीं होता DIPP का। किसी को बनाना है तो आप कंसल्टेंट देख लीजिए। ये स्टार्टअप इंडिया को रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है, समय भी लगता है, डॉक्यूमेंटेशन और थोड़ा वो लंबी प्रोसेस हो जाएगी, तुरंत नहीं आता स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट। लेकिन एमएसएमई बनवा लीजिए, आपको एमएसएमई के भी काफी बेनिफिट है, सेम ही है ना, जैसे ईएमडी में एग्जामेशन मिलेगा आपको, स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट है, तो ये इसमें एमएसएमई में भी सेम है और स्टार्टअप इंडिया में भी सेम है। तो एमएसएमई का सर्टिफिकेट आप हार्डली 20-30 मिनट में आप अपना वहाँ पे एमएसएमई के पोर्टल पे जाके जो है एमएसएमई का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। हाँ, तो इसमें दिक्कत नहीं, वो तो फ्री में बन जाएगा और उसके पास किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं, आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो, 20 मिनट में आपका खुद सर्टिफिकेट आप अपना बना लोगे। बेनिफिट्स रहेंगे आपको आगे जाके। चलो, तो ये सभी डॉक्यूमेंट जितने भी रिक्वायर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। टिक होने के बाद आपको जो है प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक पूरी पीडीएफ खुल जाएगी यहाँ से, जिसमें जो भी जेएम के जीएफआर रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशन वगैरह जो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ये करनी है। देखो यहाँ पे जो है आपको नीचे टिक करना है और आगे प्रोसीड करना है। मतलब ये जो सारी चीजें आपने पढ़ ली है, आपने रीड कर ली है, एग्री टू टर्म्स कंडीशन के ऊपर ये जो टिक है इसके ऊपर टिक करना है और आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जब भी जेएम के ऊपर रजिस्ट्रेशन होगा, 4 पार्ट से रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में आपकी जो भी एंटरप्राइजेस हैं, वो सारी एंटरप्राइजेस का आपको नाम डालना है। उसके बाद पर्सनल वेरिफिकेशन में आपको आधार कार्ड और आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है वो डालना है, उसके ऊपर वेरिफिकेशन कोड आएगा। उसके बाद आपको आगे जाना है और आगे जाके आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना है। तो जो भी आपका जीमेल का मेल आईडी है, वो मेल आईडी आपको डालना है। जैसे मैंने कहा था, कोई भी एक जीमेल का मेल आईडी आप डाल दीजिए, जिसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। तो ये ईमेल आईडी आपको यहाँ से डालना है और उसके बाद आपको यूजर क्रेडेंशियल में जो भी आपका आईडी है वो क्रिएट करना है। आईडी और पासवर्ड जो है आपको वहाँ पे क्रिएट करना है। तो ये 4 पार्ट रहेंगे जेएम के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जिसका सबसे पहला पार्ट है यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स है। तो ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स में आपको क्या करना है, जो भी आपके बिजनेस का नेम है वो बिजनेस का नाम आपको वहाँ पे डालना है। तो आपको यहाँ पे डालते समय क्या करना है कि जो भी आपकी कंपनी है उस कंपनी का आपको वहाँ पे नाम डालना है। तो हम सजेस्ट करते हैं कि भाई प्रॉपर तरीके से नाम डालो। अगर इसमें यहाँ पे डालते समय स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या थोड़ी बहुत स्पेलिंग ऊपर नीचे हो गई तो फिर बाद में आप उसको कंपनी का नाम एडिट नहीं कर सकते। जेम के ऊपर कंपनी का नाम छोड़ के बाकी सारी डिटेल आप एडिट कर सकते हो, लेकिन कंपनी का नाम वहाँ पे या जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन नाम है, कंपनी का नाम है, यहाँ पे आप जो है एडिट नहीं कर सकते। तो ये जो आप ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल डाल रहे हो वो उसको थोड़ा क्रॉस चेक करके थोड़ा आराम से उसकी सारी डिटेल जो है आपको भरनी है। तो ये सारी डिटेल बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बाद में आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो। जो भी करना है आपको यहाँ पे आराम से सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। मैं डाल देता हूँ नाम। ठीक है, तो दोनों जगह आपका जब नाम की स्पेलिंग सेम आ जाएगी ऊपर और नीचे तो ही नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। मान लीजिए उसमें से कोई भी एक वर्ड आप हटा देते हो तो नेक्स्ट का ऑप्शन जो है ब्लर हो जाएगा। तो ये चीज बस आपको ध्यान रखनी है, दोनों जगह स्पेलिंग जो है सेम होनी चाहिए और आप उसको थोड़ा क्रॉस चेक करके एक दो बार चेक कर लीजिए कि जो भी स्पेलिंग आप डाल रहे हो वो सही है। तो ये डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। देखो यहाँ पे आपको पर्सनल वेरिफिकेशन के समय दो चीजें मांगता है, एक आपका आधार कार्ड और दूसरा जो है पैन कार्ड। तो आधार बेस या पैन बेस दोनों में से किसी एक के बेस पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि भाई पैन बेस के करने से अच्छा आप जो है अपना आधार बेस करो।
तो आधार से जो आपका मोबाइल नंबर है वो लिंक जो भी है वो आपको डालना है। यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर है वो डालिए और आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो वाला मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे आधार नंबर और आप जब मोबाइल नंबर डालोगे तो उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा और वो वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे उसको वेरीफाई करके नेक्स्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, ईमेल वेरिफिकेशन करना है। ईमेल में भी जैसे सेम आपको आपका ईमेल आईडी डालना है 2 बार, जैसे ऐसे 2 टैब में वही सेम मेल आईडी डाल के उसको वेरीफाई करना है। उस मेल आईडी के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो डालने के बाद आगे आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो जस्ट लास्ट का ऑप्शन बचता है यहाँ पे यूज़र क्रेडेंशियल। यूज़र क्रेडेंशियल में आपको जो भी आपका आईडी है, आईडी क्रिएट करना है और नीचे पासवर्ड क्रिएट करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप यहाँ पे जेम के ऊपर रजिस्टर हो जाओगे। उसके बाद आगे प्रोसेस होती है प्रोफाइल अपडेट। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, क्योंकि आगे की प्रोसेस जो है हम लाइव अभी हमारे पास दिखाने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं। बस ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। आधार वेरीफाई करके, मेल वेरीफाई करके आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, कभी भी सर कोई दिक्कत आता है तो फ़ोन करिए। इसमें टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे आधार नंबर और आधार नंबर से प्रॉपर जो लिंक पे मोबाइल नंबर डालोगे तो वो वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल नंबर पे 100% आएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आने की गुंजाइश है नहीं। मेल पे भी प्रॉपर तरीके से ओटीपी, पहले थोड़ा प्रॉब्लम आता था लेकिन अभी ईमेल वेरीफाई करते समय आपको प्रॉपर वो कोड मिल जाएगा आपको। और यूज़र क्रेडेंशियल में बस आपको आईडी और पासवर्ड जनरेट करना है। तो इसमें आईडी और पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं। जो भी आपको यूज़र आईडी आपको रखना है, वो वाला यूज़र आईडी आप रख सकते हो। पासवर्ड आपको नीचे आपके हिसाब से जो भी, जैसे ज़्यादातर लोग admin@123 लिख लेते हैं, या जो भी आपका नाम है उसके हिसाब से पासवर्ड कर सकते हैं। लेकिन आपके खुद के नाम के हिसाब से पासवर्ड आपको नहीं जनरेट करना। यहाँ पे बस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो भी आपकी कंपनी का नाम है और कंपनी के जो प्रोप्राइटर हैं, उनका नाम है। तो वो नाम छोड़ के आप किसी यूनिक नाम से आपको पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने हमारी कंपनी का नाम अभी यहाँ पे डाला था ऑर्गेनाइज़ेशन में जेएम एक्सपर्ट सॉल्यूशन, देखो ये डाला था। तो ये इसमें देखो ना जेएम, ना एक्सपर्ट, ना सॉल्यूशन, ये वर्ड कोई भी वर्ड पासवर्ड में नहीं आना चाहिए। तो वो क्या होता है कि वो फिर आपका पासवर्ड जनरेट नहीं हो पाता। वो एरर दे देगा आपको, नील जॉनसन कुछ ऐसा ही एरर आता है वहाँ पे। तो बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको यूनिक पासवर्ड जनरेट करना है। जो भी प्रोप्राइटर है, उनका नाम, मिडल नेम या सरनेम जो भी है, वो पासवर्ड में आपको यूज़ नहीं करना। आपको यूनिक पासवर्ड करना है, जैसे admin@123 हो गया, india@123, या जो भी आपका कोई ये है निकनेम वगैरह, तो उस नाम से कर सकते हैं। लेकिन जो कंपनी का नाम है, वो नाम का वर्ड पासवर्ड में नहीं आना चाहिए। कंपनी का नाम प्लस जो भी प्रोप्राइटर है उनके, उनका नाम। तो यूनिक नाम से आपको पासवर्ड जनरेट करना है। यूनिक, जो भी कुछ एंटीक यूनिक नेम है आपका, उस नाम से आपको पासवर्ड जनरेट करना है। सर बताइए। सर सर किसी का क्वेश्चन हुँ, 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 हुँ। ऑप्शन है ना, मतलब ये कर सकते हैं ना आप। गलत हो गया मतलब क्या हो गया आपको एक बार ये करिए। जैसा आपने अगर किसी का रजिस्ट्रेशन बनाया हुँ, कंपनी का नाम हुँ, बराबर है, हुँ, पर वो अपने को बाद में कंफर्म हो गया कि वो ये नाम अपन गलत हो गया, हुँ, उसका कुछ वर्ड मिसिंग हो गया, हाँ, बराबर है, तो हाँ। बाद में अपन उसको रजिस्ट्रेशन को करेक्शन कर सकते नाम, या बाद में फिर से रजिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा उस जो हाँ, नाम होना उस नाम से। जी, उसमें क्या कर सकते हैं आप, आपका आईडी जो है पूरा डिपॉज़िट भरने से पहले, जो भी उसके ऊपर जेम का जो डिपॉज़िट है 5000 का, वो डिपॉज़िट भरने से पहले आप आईडी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने डिपॉज़िट भर दिया, तो फिर आपकी एंड से आईडी डिलीट नहीं होता। उसके लिए आपको जेम की टीम से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, वहाँ से आईडी डिलीट होता है। तो हम सजेस्ट क्या करते हैं कि भाई स्पेलिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से डालो, ताकि आगे दिक्कत ना आए। मान लीजिए मिस्टेक हो भी गई आपसे,
तो बाद में पता चली, तो आपको क्या करना है, उस आईडी को डिलीट करना है और दोबारा क्रिएट करना है। और डिलीट आप तुरंत कर सकते हैं और तुरंत नया भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसमें तभी पॉसिबल है जब आपने डिपॉजिट जो है वो नहीं भरा होगा। तो डिपॉजिट भरने के बाद आपका जो है आईडी है वो तुरंत डिलीट नहीं होता। जेम के बैकएंड टीम से कांटेक्ट करना पड़ता है। जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर या जो भी प्रोसेस रहेगी उसके हिसाब से जाएगा और उसके लिए तकरीबन 3 से 4 दिन लगेंगे आपका आईडी डिलीट होने में। फिर 3 से 4 दिन के बाद दूसरा क्रिएट कर सकते हैं। तो थोड़ा समय जाएगा उसमें। पेमेंट भरने के पहले वो आईडी के साथ डेट करके वो बताना सिर्फ आप। हाँ, वो बता दूंगा, हो जाएगा। चलो, योगिता मैम कुछ पूछ रही है, क्या नाम है उनका? योगिता। हेलो। हाँ सर, बोलो। हेलो सर बोलो ना। सर जी, मैंने एक अकाउंट ओपन किया है महेश मनोहर बोरकर नाम से। अच्छा। ओके। तो उनका जो जीएसटी नंबर को है ना, तत्वमसी इलेक्ट्रिक नाम से ऐड है। ओके। जब मैं एक उसके ऊपर ऑर्डर करा तो सैंक्शन ऑर्डर पे नाम उनके नाम से आया। तो वो नाम चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन से नाम से आया? कंपनी रजिस्टर किस नाम से की थी आपने? जीएसटी अलग और कंपनी का नाम अलग हो गया था। सर आवाज कट रही है थोड़ी अभी। फिर से बोलो सर। सर नेटवर्क में उनका पर्सन का नाम आता है। हाँ, अभी दोबारा पूछिए। हाँ, वो क्या हो गया कि जो सर थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम है आपके। आप जहाँ पे भी ये कर रहे हो ना, थोड़ा सा नेटवर्क ठीक करिए सर। आपका नेटवर्क में थोड़ा इशू है सर आपके। नेटवर्क या तो आप क्या करो, उसको एग्जिट करो क्लास को पूरा और दोबारा चाहे तो रीज्वाइन करो। आवाज आप काफी कट रही है, थोड़ा नेटवर्क इशू है शायद। चलो, और किसी को कुछ पूछना है? चलो, तो मेरा खुद का सेलर आईडी है जेम के ऊपर। मैं वो लॉगिन करके आपको बताता हूँ कि आगे की प्रोसेस जो है किस तरह से कंप्लीट करनी है। चलो, तो देखो, मैंने मेरा खुद का यहाँ पे जो है सेलर आईडी जेम के ऊपर लॉगिन किया है। तो अभी आपको जब भी सेलर आईडी लॉगिन करो, आपको माय अकाउंट में जाना है। यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे माय अकाउंट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी पूरी प्रोफाइल यहाँ पे जो है डिस्प्ले होगी। तो यहाँ से पता चलेगा आपकी प्रोफाइल कितना % कंप्लीट है या आपकी प्रोफाइल में कुछ दिक्कत है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पे देखो 100% जो है मेरी प्रोफाइल कंप्लीट है। तो ये पूरी 100% मेरी प्रोफाइल कंप्लीट है। यहाँ से आपको वो सारी डिटेल मिलेगी। जैसे देखो, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपकी टाइप ऑफ फर्म है, जैसे प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जैसे मैंने प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कंपनी का नाम आएगा। तो यहाँ पे इंग्लैंड एंटरप्राइजेस के नाम से मेरी खुद की फर्म है, तो ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपकी कंपनी कब रजिस्टर हुई है या आपकी कंपनी की जो सारी ये है इनकॉर्पोरेशन डेट जो है वो कौन सी है। तो इस पे ऊपर काफी सारी चीजें निर्भर होती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि इस डेट से एक ही चीज इस डेट से एक ही यहाँ पे फर्क पड़ता है, आईटीआर आपको भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा। बहुत बार हम लोगों को जो सजेस्ट करते हैं ना, तो आपको आईटीआर अगर जेम के ऊपर भरना है या आपके पास प्रॉपर आईटीआर है, हम सजेस्ट क्या करते हैं कि आपके पास प्रॉपर आईटीआर है, मिनिमम 1 साल का है, वो चाहे किसी भी साल का हो, पिछले 5 साल में से कोई भी 1 साल का अगर आपके पास आईटीआर है, तो जो आपकी इनकॉर्पोरेशन डेट है वो डाल दीजिए।
मान लीजिए आपके पास आपने आज तक एक भी बार आईटीआर नहीं भरा है, तो हम सजेस्ट करते हैं यहाँ पे कि आप जब यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन डेट सिलेक्ट करो आप, तो आप कौन-सी डेट सिलेक्ट करनी है? रिसेंटली करनी है, मतलब जैसे आज 21 तारीख है, तो 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले की जब आप डेट सिलेक्ट करोगे, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको आने वाले 2 साल तक आपको क्या करना पड़ेगा, जेम के ऊपर कोई भी आईटीआर वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फ़र्क होता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का, कि अगर आप रिसेंटली डेट सिलेक्ट करते हैं, तो आपको आईटीआर जो है वो नहीं भरना पड़ेगा, और पुरानी डेट, आप 2 साल पुरानी डेट सिलेक्ट करते हैं तो आपको आईटीआर भरना पड़ेगा, या आईटीआर यहाँ पे उसकी डिटेल्स अपलोड करनी पड़ेगी। चलो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल पूरी 100% कंप्लीट है, और यहाँ पे और एक चीज आप देख सकते हैं कि सभी जगह देखो ग्रीन आ गए, ठीक है। मान लीजिए आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं है, तो 60%, 70% है, 80%, जितने भी परसेंट आपकी प्रोफाइल कंप्लीट है, तो यहाँ से आपको वो पता चलेगा कि कौन से पार्ट के ऊपर ग्रीन नहीं है। तो जिस भी पार्ट के ऊपर ग्रीन नहीं है, वो पार्ट आपका इनकम्प्लीट है, उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये पार्ट आप यहाँ पे आके देख लीजिए। देखो ये सब मैंडेटरी पार्ट है, यहाँ पे मैंडेटरी लिखा है, और नीचे कुछ पार्ट जो है ऑप्शनल पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी मैंडेटरी फील्ड है सारी, वो देखेंगे। पहली फील्ड है देखो बिजनेस पैन। तो जो भी आपका बिजनेस पैन है, यहाँ पे आपको बिजनेस पैन, यहाँ से आपका पैन नंबर, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। वो सारी चीजें डाल के आपको प्रोसीड करना है। तो जब आप सारी डिटेल डाल के उसको आगे प्रोसीड करोगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि अगर आपके पास आईटीआर वगैरह है, सारी चीजें, तो आप क्या करिए कि जो रेगुलर आपकी, या जब भी आपकी कंपनी फॉर्म हुई है, वो वाली डेट डाल दीजिए। और आपके पास अगर आईटीआर नहीं है, तो 1-2 दिन पहले की डेट डाल दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी कंपनी अभी रजिस्टर हुई है, ऐसा आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो इससे फायदा क्या होता है कि आपको आईटीआर जो है जीएम के ऊपर अपलोड नहीं करना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हमें ये सवाल पूछते थे कि ये डेट अगर आपने गलत डाली, तो उसका कोई इम्पैक्ट होगा क्या आगे जाके ऑर्डर पे, या कुछ प्रॉब्लम आएगी उस कंपनी को? तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये डेट आगे जाके कहीं ना किसी वर्क ऑर्डर पे मेंशन होगी, ना कोई सैंक्शन ऑर्डर पे, ना इनवॉइस, डायरेक्ट परचेस ऑर्डर फाइनल करते समय, कोई भी काम करो जेम के ऊपर, ये डेट का कोई यहाँ पे ये डेट जो है डिस्प्ले नहीं होगी आपको। तो इस डेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी डेट जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यही सजेस्ट करते हैं कि भाई 2-3 दिन, 2-4 दिन पुरानी डेट डालो जिस दिन भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो उससे क्या होगा कि आपको आईटीआर वगैरह अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये डेट से कोई मतलब नहीं होगा। बहुत सारे लोग डरते हैं कि भाई डेट मेरी गलत हो गई तो मुझे प्रॉब्लम आएगा, मेरा जीएसटी उस दिन 2 साल पहले क्रिएट किया था, और डेट मैं आज की डाल रहा हूँ तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पे रिसेंटली जो आपकी 2-3 दिन पुरानी डेट है, वो सिलेक्ट करिए। जैसे हम यहाँ पे आज 21 तारीख है, तो आप 4-5 दिन पुरानी 15 तारीख की डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 15/10/2024 सिलेक्ट करके आप आगे उसकी प्रोसेस कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस डेट का कोई भी आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ये आपके वर्क ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट, सैंक्शन, कहीं पे भी ये डेट डिस्प्ले नहीं होगी। तो ये डेट सिलेक्ट करके आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद 3 नंबर वाले पार्ट पे आएंगे हम, एडिशनल डिटेल्स। एडिशनल डिटेल्स में देखो सबसे पहला ऑप्शन आपको पूछा जाएगा कि आर यू रजिस्टर्ड विथ डीआईपीपी एज अ स्टार्टअप, मतलब स्टार्टअप इंडिया का आपके पास सर्टिफिकेट है? तो है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। तो जो भी आपके पास है, अगर जिनके पास है वो यस करिए, जिनके पास नहीं है वो नो करिए। सेम दूसरा ऑप्शन है, डू यू हैव उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपके पास अगर उद्यम का रजिस्ट्रेशन है, तो आप उसको यस करिए, अदरवाइज उसको नो करिए। तो जो भी उद्यम का यहाँ पे ये है, उसको आपको नो करना है। अगर है तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। और दूसरा जो है, लास्ट का 3 नंबर का ऑप्शन है, डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन बीड। तो अगर आप बीड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप उसको यस करिए। अगर आप बीड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो आप उसको नो करिए। तो हमेशा आपको जो है यहाँ पे यस करना है, क्योंकि कभी ना कभी आगे जाके आप जो है टेंडर में पार्टिसिपेट कर ही पाओगे। और इसमें आपने यस किया, नो किया, तो फिर
दोबारा भी उसको चेंज कर सकते हो। मान लीजिए गलती से आपने नो कर दिया, तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं आएगा, आप बाद में उसको यस क्रिएट कर सकते हो, यस कर सकते हो। चलो एक सवाल ले लेते, किसी ने तो हैंड रेज किया था। चलो शायद किसी ने कुछ सवाल नहीं पूछे हैं। DIPP का स्टार्टअप इंडिया का रजिस्टर होता है, हम देखेंगे आगे। हाँ सर, विजय सर बोलिए, कुछ पूछना है आपको? सर एक पैन नंबर हमने गलत एंटर कर दिया है, गलत कर दिया तो फिर चेंज नहीं हो रहा है। पैन नंबर चेंज नहीं होता ना, फिर गलत क्यों आपने किया? तो डिपॉजिट भरा है क्या आपने? अच्छा, कंपनी रजिस्ट्रेशन में आपने कंपनी का पैन यूज करने की बजाय खुद का पैन यूज किया आपने वहां। तो आईडी डिलीट कर सकते हैं ना, आप डिलीट कर दो उस आईडी को, मैं अभी बताता हूँ कैसे डिलीट करनी है आईडी। चलो तो माइक बंद कर दीजिए सर आप अपना। यहाँ तक थे हम एडिशनल डिटेल। यहाँ पे आपको जो डिटेल ये लग रही है, आपके पास MSME है तो यस करिए, स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट है तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। तो नो कर दिया तो बाद में भी उसको आप यस कर सकते, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि MSME का अभी आपके पास जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उस समय आपके पास MSME नहीं है, लेकिन आगे जाके जब आप MSME बनाओगे तब आप यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो नो करके रखिए, फिर आप 8 दिन 10 दिन बाद जब भी आपका मन हो, जिस दिन आपने MSME बना लिए, फिर उसको यस करके आप सेव करिए। यस किया तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐसे MSME का ऑप्शन एक क्रिएट हो जाता है। तो जो भी आपका है वो आप यस नो जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो करिए। अगर नो आप करते, तीनों पार्ट में नो करते तो बाद में भी आप उसको यस कर सकते हो। ऐसा नहीं एक बार नो कर दिया तो फिर दोबारा उसको यस नहीं क्रिएट कर सकते। तो एक बार नो किया तो बाद में यस क्रिएट कर सकते, इसमें कोई दिक्कत। इसको सेव कर दीजिए, सारी डिटेल जो है ऐसे सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। फिर हाँ बोलो ना सर। ये बाय डिफॉल्ट जब नया रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे यहाँ पे यस और नो का आ रहा है ना। नहीं, आपका DIPP का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मेरे पास भी यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिर भी मैंने यस किया था वहां पे। लेकिन नीचे आगे बताता हूँ, यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया का जो नीचे ऑप्शन है ना, इसके ऊपर आपको नो करना है। फिर नीचे ऑप्शन आता है स्टार्टअप इंडिया का, नो करके आपको छोड़ देना है। अगर गलती से यहाँ पे यस हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको नीचे यहाँ पे जब ऑप्शन आएगा स्टार्टअप इंडिया का उसको नो करके आगे उसी कर सकते हो। मेरी कंपनी यहाँ पे देखो, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में जाके प्रोप्राइटरशिप कंपनी के लिए तो स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट बनता ही नहीं, तो फिर वो मैंने ऐसे ही इसको यस किया था, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस करो, यस करने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, नो करने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ऐसे ऑप्शन आता है यस नो का, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप कर लीजिए। नो किया तो बाद में यस कर सकते हो, और मान लीजिए यहाँ पे ऐसे यस होगा तो नीचे आके आप उसको नो भी कर सकते हो। जैसे DIPP स्टार्टअप के ऊपर देखो, नॉट रजिस्टर विद स्टार्टअप ऐसा है, इसके ऊपर आएंगे हम नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी आपने सिलेक्ट किया है उससे आगे आपके रजिस्ट्रेशन, आपकी प्रोफाइल या आपके ऑर्डर्स और इसमें कोई फर्क जो है नहीं पड़ता। तो अगले वाले टॉपिक के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले हमने बिजनेस प्लान देखा, बिजनेस डिटेल्स देखा, एडिशनल डिटेल्स देखा। 4 नंबर का ऑप्शन है ऑफिस लोकेशन। तो ऑफिस लोकेशन में देखो, आपको यहाँ पे ऑफिस लोकेशन के ऊपर क्लिक करना है। ऑफिस लोकेशन के ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पे एड्रेस ऐड हो चुका है हमारा, लेकिन आपकी केस में आपको यहाँ पे ऐसे ऐड न्यू ऑफिस लोकेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और ऐड न्यू लोकेशन के ऊपर क्लिक करके आप अपना जो भी है एड्रेस ऐड कर सकते हैं। तो ऐड न्यू ऑफिस के ऊपर आपको क्लिक करना है।
ऐड न्यू ऑफिस के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पे आपको जो है जो भी आपका ऑफिस का नाम है वो डालना है। तो जो भी आपकी कंपनी का नाम है वही एज ए ऑफिस का नाम रहेगा। तो जो भी आपकी कंपनी का नाम है वही आपको ऑफिस का नाम आपको डालना है। टाइप ऑफ ऑफिस में आपका कैसा है, बिलिंग एड्रेस है, मैन्युफैक्चर है, सर्विस है, गोडाउन है, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बिलिंग एड्रेस हो सकता है आपका, गोडाउन भी हो सकता है, मैन्युफैक्चर हो सकता है, जो भी आपका एड्रेस है वो सिलेक्ट करके आप आगे बढ़िए। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है, जो भी आपका पिन कोड है आप पिन कोड डालिए। तो पिन कोड जब आप डालोगे तो उससे आपका स्टेट और जो भी सिटी है वो यहाँ से जो है सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद जो भी आपका फ्लैट नंबर या जो भी बाकी सब डिटेल्स है नीचे आपको भरनी है और एड्रेस पूरा आपको यहाँ पे ऐसे डिटेल्स डालनी है। तो जो भी आपका लोकेलिटी वगैरह रहेगी वो आपको इसमें डालनी है। ठीक है, तो इसमें देखो सारी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर डालना है। और बस यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर डालते समय बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो जो भी आप कॉन्टेक्ट नंबर डालोगे वो 11 डिजिट का रहेगा, मतलब 10 डिजिट का जो भी नंबर है आपको वो नहीं लेगा। वहां पे क्या करे, यहाँ पे बोल रहा है देखो 11 डिजिट का आपका नंबर होना चाहिए और यहाँ पे बोल रहा है कि आपके नंबर के आगे 0 लगाओ। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर डालोगे यहाँ पे बस उसके आगे एक 0 लगाना है। तो एक 0 लगाओगे तो नीचे की रेड लाइन हट जाएगी, आपको बस यहाँ पे नंबर के आगे एक 0 लगाना है। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका ईमेल एड्रेस है इसको वहां से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। जो आपने रजिस्टर करते समय जो मेल आईडी डाला था ना वो वाला मेल आईडी जो है यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो वो वाला जो मेल आईडी है वो मेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है और उसको सेव करना है। तो आपका जो भी आपका एड्रेस है वो सेव हो जाएगा। बताइए एड्रेस में किसी को कुछ डाउट है? कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बस 1 मिनट मैं आप ये करता हूँ। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ऑफिस लोकेशन में आपको वो सारा जो भी लोकेशन है आपका ऑफिस, आप मल्टीपल ऐसे एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका मेन एड्रेस रहेगा ये रजिस्टर एड्रेस, उसके बाद जैसे मैन्युफैक्चर, बिलिंग, जो भी एड्रेस आपको वैसे एक्स्ट्रा ऐड करने हैं वो ऐड कर सकते हो। नीचे की जो एड्रेस है उसको डिलीट कर सकते हो, मेन एड्रेस को डिलीट नहीं कर सकते आप। जैसे ये वाला जो है मेरा मेन एड्रेस है, तो मेन एड्रेस को जो है आप वहां पे डिलीट नहीं कर सकते। और मेन एड्रेस डालते समय आपको बस एक एक्स्ट्रा चीज आती है, यहाँ पे जीएसटी, आर यू रजिस्टर विद जीएसटी का ऑप्शन आता है, जिसको आप यस करोगे तो बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको ऑप्शन आ जाता है जीएसटीएन नंबर का। वो नंबर आपको बस जो भी आपका जीएसटी नंबर रहेगा वो डालना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है नॉर्मल टैक्स पेयर है या कंपोजिशन में है आपका जीएसटी। तो जो भी है नॉर्मल या जिस भी टाइप का आपका जीएसटी है वो आपको वहां पे जीएसटी से पता चल जाएगा कि कंपोजिशन में है या नॉर्मल है। जिनके पास जीएसटी नहीं है वो आप यहाँ पे नो कर दीजिए और यहाँ पे आप जो है बिजनेस टर्नओवर जो है इसके अंडर आता है आपका, मतलब बिजनेस टर्नओवर जो है जीएसटी लॉ के अंडर नहीं आता। मतलब उसका लॉ क्या कहता है कि अगर आप प्रोडक्ट में डील करते हो तो
20 लाख से सालाना आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आपको जीएसटी मैंडेटरी नहीं है, और 20 लाख से अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है या 20 लाख से ज्यादा आपके अकाउंट के ट्रांजेक्शन है तो आपको जीएसटी जो है मैंडेटरी जीएसटी लगेगा आपको। ठीक है, तो ये एड्रेस आप पूरा यहाँ से आप भर दीजिए। इसके बाद नीचे का ऑप्शन है बैंक अकाउंट का, तो वहां पे आपको जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट वहां पे आपको ऐड करना है। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए देखो यहाँ पे ऐड न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन आता है, नीचे भी आता है ऐड न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन। इसमें आपको यहाँ पे आईएफएससी कोड आपको डालना है, जो भी आईएफएससी कोड रहेगा वो डालना है आपको। जब आईएफएससी कोड डालोगे तो ये बैंक नेम और जो भी उसका एड्रेस है वो वहां से जो है आप ले लेगा। जैसे ऐसे एड्रेस डालोगे तो ये बैंक का नाम और उस बैंक का एड्रेस जो है बाय डिफॉल्ट वो आईएफएससी कोड से वो ले लेगा। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, किस नाम से अकाउंट है वो अकाउंट डालना है, और यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, और कंफर्म करने के लिए दोबारा यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आपको 2 बार बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे ऐसे डालना है। उसके बाद आपको उसको प्राइमरी करना है तो आप एज अ प्राइमरी कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। एज अ प्राइमरी का मतलब वहां पे मल्टीपल अकाउंट यहाँ पे जो है आप वैसे ऐड कर सकते हो, और मल्टीपल अकाउंट जब ऐड करोगे तो उसमें से किसी एक अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट के तौर पे आपको यूज करना पड़ता है। मतलब सारे अकाउंट जो है वो प्राइमरी नहीं रहेंगे उसमें से, बाकी कभी कभार क्या होता है एक ही आदमी के 2-3 अलग अलग बैंक में उसी नाम से जो है करंट अकाउंट ऐड होते हैं, तो लोग वहां पे मल्टीपल बैंक अकाउंट पे ऐड करते हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो मल्टीपल बैंक अकाउंट में ऐड कर सकते हैं, तो उसमें से किसी एक को आपको प्राइमरी रखना पड़ेगा। किसी एक को प्राइमरी करोगे तो बाकी के सब जो है ऑप्शनल रह जाएंगे। अगर आपको लगता है फिर किसी को हटा के किसी नीचे वाले को प्राइमरी करना है तो इसके ऊपर से टिक हटा के नीचे के अकाउंट नंबर को ऊपर आप टिक करोगे तो वो वाला अकाउंट नंबर प्राइमरी हो जाएगा। तो बस अकाउंट नंबर सही से डालना है, आईएफएससी कोड प्रॉपर डालिए, और आपका जो भी अकाउंट होल्डर नेम वगैरह है वो सब आप यहाँ से प्रॉपर तरीके से डाल दीजिए, और यहाँ से बस एक पीएफएमएस का वो कोड जनरेट हो जाता है। तो किसी को करना है तो करो, पीएफएमएस का कोड जनरेट होने से और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पीएफएमएस के उसके ऊपर आपको जनरेट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस अकाउंट आपका ऐड होना चाहिए। तो नहीं ये इसको छोड़ दो, आप इसको भूल जाओ, इसको करो या ना करो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट अगर एक अकाउंट है तो क्लिक रहेगा सर, एक ही अकाउंट है आपके पास तो वो क्लिक रहेगा बाय डिफॉल्ट, तो कोई उसमें फर्क नहीं आएगा। हाँ सर बताओ। पर्सनल अकाउंट भी होता है ना, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालोगे तो पर्सनल अकाउंट भी ऐड हो जाएगा, उसमें कोई भी अकाउंट ऐड हो जाएगा। नहीं पर्सनल अकाउंट में ऐड होता है, कोई भी अकाउंट नंबर दे दो आप, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दे दो मैं ऐड करके दे देता हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, कोई भी अकाउंट ऐड हो जाएगा। बस आपका नाम क्या है सर, आप अपने नाम से कनेक्ट करो ना, क्या नाम है आपका? अंकित मुळे। अच्छा तो अच्छा कर्जत से है क्या आप? ठीक है चलो, और किसी को बैंक अकाउंट में डिटेल्स कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, सब माइक बंद करके रखो सभी लोग, कुछ पूछना है तो आप बताइए। नीचे आते हैं हम, ई इनवॉइस का पार्ट है। इनवॉइस में आपको जो है यहाँ पे आपको लास्ट 3 साल का जो भी आपका टर्नओवर है वो टर्नओवर आपको यहाँ पे डालना है, जितना भी आपका लास्ट 3 साल का जो टर्नओवर है वो टर्नओवर आप यहाँ पे डालिए। तो यहाँ पे लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बस एक छोटा सा डिक्लेरेशन है आपके लिए कि यहाँ पे डिक्लेरेशन ई इनवॉइस का इसलिए होता है कि मान लीजिए आपकी फर्म का टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर जाता है तो जिस भी कंपनी का, वो चाहे आप जीएम के ऊपर रजिस्टर करो ना करो, लेकिन वो जो जीएसटी के नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से क्या होता है कि अगर 5 करोड़ के ऊपर आपका टर्नओवर चला जाता है तो जो भी इनवॉइस जनरेट करते हो वो आपको जीएसटी पोर्टल से इनवॉइस जनरेट करनी पड़ती है। तो बस एक रूल होता है कि 5 करोड़ के ऊपर आपका टर्नओवर है तो जीएसटी पोर्टल से आपको इनवॉइस जनरेट करनी पड़ेगी। नॉर्मल आप
मान लीजिए कोई एक्सेल में इनवॉइस बनाते हैं या बिल बुक के थ्रू इनवॉइस बनाते हैं, तो वो वैलिड नहीं होता अगर टर्नओवर आपकी कंपनी का बड़ा है तो। बस उसी के लिए एक छोटा सा डिक्लेरेशन आप लिया जाता है कि यहाँ पे आपको मैक्स 3 साल का टर्नओवर आपको मांगा जाता है। तो आपको अपने हाथों से टर्नओवर डालना है, चाहे कितना भी डालो, ना ये टर्नओवर आगे जाके कोई वर्क ऑर्डर पे आएगा, ना इससे कोई फर्क पड़ेगा। बस डालते समय आप क्या करना है, बस 5 करोड़ से नीचे डालना है। तो ये 5 करोड़ के नीचे कोई भी एक अमाउंट डाल दीजिए और उसको यस करके यहाँ पे टिक करके गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई करके आगे जाना जाएगा। बस ये यहाँ पे ये चीज जो है बस एक छोटा ई इनवॉइस का डिक्लेरेशन है, जिस डिक्लेरेशन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है या 5 करोड़ से नीचे, ठीक है। तो ये प्रूफ नहीं मांगेगा। आप बहुत सारे लोग यहाँ पे सवाल हमें ये पूछते थे कि भाई मैंने कुछ गलत डाला या मेरी तो अभी फॉर्म रजिस्टर हुई है, मैं कौन सा अमाउंट डालूं, बहुत सारे सवाल लोग पूछते। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछने और यहाँ पे दिमाग लगाना ही नहीं है आपका। मैं तो हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई 5 करोड़ के नीचे कोई भी अमाउंट डालो, यहाँ पे यस करो, टिक करो और गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करके आगे जाओ। तो यहाँ पे लोग एक्स्ट्रा सवाल पूछते हैं, भाई मैंने मान लीजिए 20 लाख डाला तो मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी क्या आगे? कोई भी डालो भाई, मैंने आपको कहा कि 5 लाख के नीचे कोई भी एक अमाउंट डालनी है आपको, जिसका कोई प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, ना चेंज किया जाएगा, ना वो देखा जाएगा आगे जाके भाई सच में आपका इतना टर्नओवर है या नहीं। तो बस 5 करोड़ के ऊपर की वो जो भी एक अमाउंट है उसको डाल के आप आगे गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करो, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है वो भी वो प्रॉपर तरीके से डालिए जितना टर्नओवर है, क्योंकि जब 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर जाता है तो आपको अकाउंटेंट और सीईओ वगैरह जो है आपके फर्म के अंदर हायर करने पड़ते हैं। तो जो भी आपको प्रॉपर टर्नओवर रहेगा 5 करोड़ के ऊपर का वो डाल दीजिए। अमाउंट ऊपर नीचे हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये छोटा सा क्या है डिक्लेरेशन कि भाई आप जो है जीएसटी पोर्टल से इनवॉइस बनाओगे, इसीलिए ये छोटा डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये ई इनवॉइस का डिक्लेरेशन को आप यहाँ पे ये करके गेट वेरिफिकेशन कोड करके आप उसको वेरीफाई कर दो। तो ये हो गया ई इनवॉइस डिक्लेरेशन का पार्ट। दूसरा नीचे है एमएसएमई का, ठीक है। ई इनवॉइस के नीचे एमएसएमई का पार्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि आपको आपका उद्यम नंबर डालना है, यहाँ से मोबाइल नंबर लिंक डालना है। सोशल कैटेगरी में आपको ये बाय डिफॉल्ट कैटेगरी यहाँ से जो है नीचे का पार्ट जो है सब बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, बस आपको उद्यम नंबर डालना है और मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर उद्यम से लिंक है वो वाला मोबाइल नंबर डालना है और नीचे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करोगे तो ये जनरल आपका टाइप कौन सा है, माइक्रो, ये बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है या नहीं, ये सब नीचे जो है डिस्प्ले हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा कि लास्ट टाइम कब आपने उसको वेरीफाई किया था, उसकी डेट यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो जिनके पास है वो आप यहाँ पे एमएसएमई डाल सकते हैं। तो ये ऑप्शनल जो ये एमएसएमई का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे डिपेंड करता है आप एडिशनल डिटेल्स में क्या करते हो। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात कि आप मान लीजिए एडिशनल डिटेल में एमएसएमई को नो कर दे तो वो ये ऑप्शन यहाँ से ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अगर आप एमएसएमई को सबसे पहले देखो एडिशनल डिटेल में जाके आप उसको नो करते हो तो यहाँ पे जो ऑप्शनल है एमएसएमई का वो वहां से हट जाएगा, आपको वहां पे एमएसएमई ये नीचे आएगा एमएसएमई का ये ऑप्शनल में, ठीक है। ये यहाँ से चला जाएगा और नीचे आ जाएगा। अगर आप उसको यस करते हो तो ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप यस करना है तो यहाँ पे ये ऊपर आ जाएगा, नो किया तो नीचे चला जाएगा। तो आपके पास यस है तो आप ये करिए, और मान लीजिए यस किया तो भी बाद में उसको नो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जिनके पास है वो यस करिए, जिनके पास नहीं है वो नो करिए। डिपेंड करता है आप एडिशनल डिटेल में क्या डाल रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है। तो सेम ऑप्शन है एमएसएमई के नीचे स्टार्टअप का। तो दो ऑप्शन मैंने यहाँ पे भी सेम बताया था, अगर आपके पास स्टार्टअप है तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। तो नो करोगे तो ये स्टार्टअप इंडिया का ऑप्शन यहाँ से चला जाएगा। अगर नहीं चला गया नो करने के बाद तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे स्टार्टअप के ऊपर क्लिक करिए, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक रजिस्टर विद स्टार्टअप इंडिया और नॉट रजिस्टर विद स्टार्टअप इंडिया। तो आपको क्या करना है, नॉट रजिस्टर विद स्टार्टअप इंडिया। तो इसमें आपके पास है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है।
तो जब यस करोगे आप तो यहाँ पे बस ये DIPP का जो स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है, और वो उस नंबर स्टार्टअप इंडिया का जो नंबर है उससे कौन सा आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो डालना है और उसको वेरीफाई करना है। बस उतना ही है। अगर है तो यस करिए, नहीं है तो नो करके यहाँ पे सेव करके आगे जाइए, टिक करके ऐसे सेव करके आगे जाना। हाँ मैडम बोलिए। वो बेनिफिट्स सिर्फ और सिर्फ आपको EMD में मिलेगा। मतलब जब भी आप EMD रहेगी किसी टेंडर में तो उस टेंडर में आपको EMD नहीं भरनी पड़ेगी, तो वो आपको बेनिफिट्स उसका मिलेगा। EMD के लिए बेनिफिट्स होता है उसका, जो हम टेंडर प्रिपरेशन के पार्ट में थोड़ा और डिटेल्स में उसको समझाएंगे आपको। क्या हुआ मैम? नहीं MSME कोई भी बना सकता है। ये सॉरी MSME जो है इसका नहीं बनता, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नहीं बनता, पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप का MSME बनता है, तो उनके लिए वो बेनिफिट्स अवेलेबल है। और प्राइवेट लिमिटेड के लिए वैसे ज्यादा बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी EMD में एग्जाम्पशन ले सकती है। मोर देन 500 CR का उनका टर्नओवर होना चाहिए। 500 करोड़ के ऊपर उनका जो अगर टर्नओवर है तो उनको भी EMD में बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन वो टेंडर का पार्ट है जिसके ऊपर हम और भी डिटेल में उसके और भी गहराई में जाके उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिलहाल तो आप मोटा मोटी इतना समझ लीजिए कि MSME है, यहाँ पे MSME डिटेल्स नंबर डाल के उसको वेरीफाई। अगर आपके पास नहीं है तो एडिशनल डिटेल में नोट कर दीजिए। चलो MSME के बाद सेम स्टार्टअप इंडिया का अभी हमने ऑप्शन ये किया। तो बस 1 मिनट, बस 1 मिनट। चलो तो हाँ, तो कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे स्टार्टअप इंडिया नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो नो कर दीजिए। सेम नीचे का जैसे अभी हमने E-इनवॉइस का डिक्लेरेशन देखा था, सेम जैसे बेनिफिशियल ओनरशिप कंप्लायंस का एक डिक्लेरेशन है, ये लैंड बॉर्डर शेयरिंग का एक डिक्लेरेशन है। तो इन दो पार्ट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, E-इनवॉइस डिक्लेरेशन और बेनिफिशियल ओनरशिप कंप्लायंस का। तो इसमें क्या होता है, लैंड बॉर्डर शेयरिंग का पहले ऑप्शन नहीं आता था, अभी कुछ 1-1.5 साल पहले से ही वो JM के ऊपर उन्होंने डाल दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी कंपनी जहाँ पे है या जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, वो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री जो है किसी अदर कंट्री से शेयर नहीं होनी चाहिए, या वो बाउंड्री टच नहीं होनी चाहिए। जैसे आप कुछ इंडिया का मैप देखो तो कुछ नेपाल वगैरह के जो देश है, अफगानिस्तान वगैरह, उसकी बाउंड्री इंडिया को टच होती है। तो टच होती है मतलब वहां पे जो भी बॉर्डर का जो भी इलाका है या बॉर्डर के जो भी सारे डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पे क्या होता था, इनलीगल कुछ प्रोडक्ट लाए जाते, जैसे नेपाल से कुछ प्रोडक्ट आ गए इंडिया में, तो वो ला के लोग JM के ऊपर उसको बेचते थे, JM के ऊपर या ऑफलाइन कैसे भी वो वहां पे बेचते थे। तो फिर एक कुछ लॉ था, गवर्नमेंट का है लॉ, इसके ऊपर आप क्लिक करके वो लॉ पढ़ सकते हैं। बस यहाँ पे एक ऑप्शन डिक्लेरेशन आपको दे रहा है कि आप जो है लैंड बॉर्डर शेयरिंग के इसके ऊपर जो कंट्री शेयरिंग का जो भी रूल्स है उसको फॉलो करेंगे। रूल्स फॉलो करेंगे इन द सेंस कि इनलीगली आउट ऑफ इंडिया से कोई प्रोडक्ट अगर इंडिया में आ रहा है तो उसको आप JM के ऊपर नहीं बेच सकते, या एक छोटा डिक्लेरेशन है, अगर इनलीगल आप किसी देश से प्रोडक्ट ला भी रहे हो तो भी बेच सकते हो JM के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये बस छोटा सा आपसे डिक्लेरेशन मांग रहा है कि अगर आप ऐसा प्रोडक्ट मिला और आगे जाके आप पकड़े गए तो इस रूल के तहत आपके ऊपर GFR का एक कुछ रूल है, उस रूल के तहत आपके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो उस रूल की गहराई में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जब आप जाओगे तो और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, ये रूल क्यों लाया, किस चीज के लिए लाया, उसके ऊपर डिटेल में पढ़ के हमें PhD नहीं करनी। सीधा आपको क्या करना है, हम क्या करते कि ये चीज जरूरी नहीं है, आप इसमें ऊपर दिमाग लगाओगे तो उसके अंदर घुसते ही जाओगे, तो फिर इतना घुसोगे कि फिर मेन पार्ट आपका ये रह जाएगा।
तो इसमें आपको कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपको बस क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे टिक करके सेंड वेरिफिकेशन कोड का ऑप्शन मिलेगा। दूसरा ऑप्शन भी नहीं है ना, जैसे होता है ना येस का ऑप्शन आता है, दूसरा नो का आता है, तो लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं येस करो या नो करो। तो इस पे तो वो भी नहीं है, आपको येस करो या नो करो, बस यहाँ पे टिक करके ये करना है। अगर नहीं करोगे तो फिर आपकी प्रोफाइल 100% नहीं हो पाएगी। तो ठीक है, इसके ऊपर बस आपको ये करना है ताकि आउट ऑफ इंडिया कोई इनलीगल प्रोडक्ट जो है आप यहाँ पे इंडिया में नहीं बेच सकते। अगर बेचोगे आप तो उसके ऊपर इस GFR रूल के तहत आपके ऊपर एक्शन ली जाएगी। ये बस छोटा डिक्लेरेशन है, इसके अलावा इसके ऊपर ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगा। तो ये हो गया हमारा बेनिफिशियल ओनरशिप कंप्लायंस का, जिसमें देखो ये वाला पार्ट मैंडेटरी है, जिसके ऊपर ये सारे आपको ऑप्शनल मिलेंगे। अगर यहाँ पे मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि ये सारे जो ऑप्शनल आपको ये दिख रहे हैं, ये सारे सभी देखो ग्रीन है आपको, ठीक है। तो आपकी प्रोफाइल अगर 100% है तो बाय डिफॉल्ट ये सभी ग्रीन ही रहेंगे, क्योंकि जब तक ये सारे मैंडेटरी ऑप्शन ग्रीन नहीं होते तब तक आपकी प्रोफाइल 100% नहीं होगी। मान लीजिए आपकी प्रोफाइल 90% है, तो 90% है, इसका मतलब ये जो सारे आपको ऑप्शनल दिख रहे हैं उसमें से एक ऑप्शन कोई भी ग्रीन नहीं है, तो वो आपका इनकम्प्लीट है, आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर जाके आपकी प्रोफाइल जो है वो 100% होगी। किसी की हो सकती है 80% है, किसी की 70% है, तो 70% है तो 2-3 पार्ट ऐसे रहेंगे जिसके ऊपर आपको ये नहीं मिलेगा, वो टिक नहीं मिलेगा, तो वो ग्रीन नहीं मिलेगा आपको, तो वो आपको कंप्लीट कराना पड़ेगा। तो ये थे सारे मैंडेटरी ऑप्शन। विजय सर बोलिए। हाँ, एडिट का आता है, जैसे बेनिफिशियरी में तो एडिट का कोई ये नहीं है, इसमें वो तो गलत ये ले ही नहीं लेगा, उद्यम नंबर हाँ डिलीट कर देंगे। नहीं, ये एडिट नहीं होगा, डिलीट ही करना पड़ेगा, डिलीट करके दोबारा करना पड़ेगा। हम आगे देखते हैं डिलीट कैसे करना है। अभी तक हम मैंडेटरी में है, आपको डिलीट करना है तो अकाउंट सेटिंग से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज अकाउंट का ऑप्शन आता है, हम जाएंगे नीचे नीचे धीरे धीरे जाएंगे उसके ऊपर। बस अभी किसी को मुझे बताइए कि ये मैंडेटरी ऑप्शन में किसी को कुछ दिक्कत है, आप यहाँ तक पूछिए, आप क्या हो रहे हैं आगे का सवाल पूछ रहे। मैंने वो पढ़ाया ही नहीं ना, आपको जितना पढ़ाया है उसके ऊपर ही सवाल पूछिए, आगे हम जाएंगे जरूर। ठीक है, तो ये सब मैंडेटरी फील्ड है, ये सारी कंप्लीट करनी पड़ेगी, इसमें कोई पार्ट नहीं रह गया, तो आपको यहाँ पे 100% की वजह से 90%, 80%, 70% जो भी है वहां पे वो आपको दिखाई देगा। चलो, तो ये सब आपको डालने के बाद नीचे ऑप्शनल है। देखो ऑप्शनल पार्ट में क्या होता है कि ये चीजें आप करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डालो नहीं डालो। और कुछ ऐसे लॉजिस्टिक और टैन नंबर जैसे पार्ट है जिसको आपके पास टैन नंबर भी नहीं होगा और उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये टैक्स असेसमेंट का जो ऑप्शनल है वो मुझे ऑप्शनल में दिखा रहा है। तो ऑप्शनल में इस चीज की वजह से मुझे ऑप्शनल में दिखा है क्योंकि मेरी कंपनी को देखो 2 साल जो है पूरे नहीं हुए। मेरी कंपनी रजिस्टर कब हुई है? 2030 जनवरी 2030 में हो गई, और अब 2024 चल रहा है, मतलब मेरी कंपनी को तकरीबन 2 साल जो है अभी कंप्लीट नहीं हुए। तकरीबन अभी 2 महीने के बाद, 2-2.5 महीने के बाद मेरी कंपनी को क्या होंगे, 2 साल कंप्लीट होंगे। फिर क्या होगा जब मेरी यहाँ पे जैसे 2024 की जगह अभी 24/1/2025 में क्या होगा, मेरा ये वाला जो ऑप्शन है टैक्स असेसमेंट का, ये ऑप्शनल से निकल के ऊपर मैंडेटरी वाले पार्ट में आ जाएगा। क्या होगा, यहाँ से ऑप्शनल से वो हट जाएगा और मैंडेटरी वाले इसमें आएगा। तो मैंने तो ऑलरेडी इस टैक्स असेसमेंट को कंप्लीट कर दिया है, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर गया या नीचे आया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने टैक्स असेसमेंट कंप्लीट नहीं किया होता और उनकी कंपनी को 2 साल हो चुके होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जब आपकी कंपनी को 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपकी प्रोफाइल 100% से 90% हो जाएगी और आपको पॉपअप आएगा बार बार कि आपका यहाँ पे टैक्स असेसमेंट में आप अपना ITR वेरीफाई करो। तो ITR आपको वेरीफाई करने के बाद ही वो आगे आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने देगा या आगे प्रोसेस करने देगा, तो बार बार वो पॉपअप आता रहेगा। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि भाई ITR है तो आप डाल के रखिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। 2 साल में कभी ना कभी एक बार आप ITR भरोगे।
तो मेरे पास तकरीबन 2 साल का, शायद 3 साल का है। देखो 3 साल का मैंने यहाँ पे ITR वेरीफाई किया है। तो यहाँ पे आपको एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप ITR वेरीफाई करो, 2 चीजें होती है यहाँ पे खास तौर पे। जब आप सीए के पास ITR भरने जाते हो तो काफी सारे लोगों ने इससे पहले ITR भरा भी होगा। तो सीए क्या करता है, ITR भरने के बाद एक पेज का ITR होता है एक्नॉलेजमेंट का, जिसके ऊपर QR कोड वगैरह होता है। वो एक्नॉलेजमेंट की कॉपी क्या कर देता है, आपको व्हाट्सएप पे भेज देता है, या आप बाय हैंड वहां पे प्रिंट करके आपको दे देगा। तो यहाँ पे उसको वेरीफाई करने के लिए वो एक पेज का ITR नहीं लगेगा या एक्नॉलेजमेंट की कॉपी नहीं लगेगी। जब आप ITR भरते हो तो उस केस में आपको एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ एक ITR फॉर्म मिलता है। तो वो ITR फॉर्म आपको सीए से लेना पड़ेगा। अगर आप ITR फॉर्म सीए से ले लेते हैं तो आप जो है ITR वेरीफाई कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ एक्नॉलेजमेंट से जो है आपका ITR वहां पे वेरीफाई नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसको वेरीफाई कैसे करना है। ठीक है, तो सीए से बस आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मांगना है, ITR फॉर्म मांगना है। जब भी ITR भरा जाता है, एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ उसका ITR फॉर्म वहां से डाउनलोड होगा। तो ITR पोर्टल से वो सीए दे देगा आपको। तो वो ITR फॉर्म होना चाहिए जिससे ऊपर से एक आपका जो टर्नओवर है या सेल्स क्रॉस की जो भी अमाउंट होती है वो आपको वहां पे डालनी पड़ती है। तो जिनको ITR वेरीफाई करना है, अभी लाइव तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जब आपको करना है तो आपको ऐड टैक्स असेसमेंट के ऊपर क्लिक करना है। ऐड टैक्स असेसमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से देखो आपका टाइप ऑफ ITR सिलेक्ट करना, ITR 3, ITR 4, 5 जो भी है। ज्यादातर इंटरप्राइजेस के ITR 4 फाइल हो जाता है। तो जो भी आपका टाइप ऑफ ITR है वो ITR आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, जिस साल का आप ITR वेरीफाई कर रहे हो उस साल का आप कर सकते हो। जैसे मैंने कहा करंट ईयर से लेके लास्ट के 5 साल तक आप कोई भी एक ITR यहाँ पे डाल सकते हो। तो जिस भी साल का ITR है वो ईयर आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आपको वो एक्नॉलेजमेंट के एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, जो ITR के फर्स्ट पेज पे ऊपर लिखा रहता है एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको डालना है और नीचे आपको क्या करनी है, 3 अमाउंट डालनी है। ठीक है, सबसे पहले देखो प्रॉफिट और गेन फॉर बिजनेस प्रोफेशन। तो वो ITR के प्रॉफिट और गेन का एक सेक्शन होता है ITR फॉर्म के अंदर। वो PDF जो ITR फॉर्म की डाउनलोड होगी 30-35 पेज की वो PDF होती है, जिसके ऊपर आपको ये प्रॉफिट एंड गेन की जो भी बिजनेस प्रोफेशन की आपकी अमाउंट है प्रॉफिट और गेन की, वो वहां से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको उसी के अंदर कॉलम E1A, तो ये आपको क्या कहाँ मिलेगा, ITR फॉर्म के अंदर E1A। अगर नहीं मिल रहा तो PDF को आप सीधा Ctrl+F करके फाइंड करके आप यहाँ से E1A आप डाल सकते हो, या आप E1A डाल दो, उसके नीचे A B C D आप सब मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे E1A के अमाउंट डालनी है और नीचे सेम उसी के नीचे E1B की अमाउंट होती है। तो ये E1A और E1B की अमाउंट आपको यहाँ पे डालनी है और यहाँ पे आपको प्रॉफिट और गेन फॉर बिजनेस प्रोफेशन में डालना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस अमाउंट को ये करने में, तो सीए लोग उसमें काफी एक्सपर्ट होते हैं, वो 2 मिनट में आपको ये 3 अमाउंट दे देंगे। वो अमाउंट 3 आपको यहाँ पे डालनी है और क्रिएट करना है। लेकिन सीए से फोन करने से अच्छा है आप अगर खुद मिलती है आपको ये तीनों अमाउंट, तो आप डाल के उसको वेरीफाई करिए। अगर अमाउंट सही रही तो ही ITR वेरीफाई होगा। अगर अमाउंट में 1 रुपया भी ऊपर नीचे हो गया तो ये वेरीफाई नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं टैक्स असेसमेंट। तो ये यहाँ से आप ऐसे ITR ये कर सकते हो, कितने भी साल का, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी साल का है आपका ये करिए। मिनिमम 1 साल का होना चाहिए। वैसे मैंने 3 साल का यहाँ पे कर दिया है, और ये 3 साल का मुझे मैंडेटरी भी नहीं था, ऑप्शनल में था, लेकिन मैंने उसको वेरीफाई करके रखा है। तो ये ITR आपका यहाँ से ऐसे वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शनल में जो है दूसरा लॉजिस्टिक का है। लॉजिस्टिक के ऊपर जाओगे और यहाँ पे इंडियन पोस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, और इसको सेव करोगे तो आपके पास एक पॉपअप आएगा समथिंग वेंट रॉन्ग का। तो ये लॉजिस्टिक को में कुछ प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट और इंडियन पोस्ट के बीच में कुछ टाइप होने वाला था एग्रीमेंट का। तो इसके थ्रू क्या होने वाला था कि जो भी आप जेम के ऊपर माल कहीं से ऑर्डर आते हैं तो वो इंडियन पोस्ट की तरह आप
इंडियन पोस्ट से आप उसको क्या कर सकते हो, इंट्रास्टेट भी जो है उसको सप्लाई कर सकते हो। मतलब मान लीजिए आप महाराष्ट्र में बैठे, तो महाराष्ट्र में बैठ के आप यूपी, एमपी या जितने भी अदर स्टेट है वहां पे आप अपना जो भी प्रोडक्ट है इंडियन पोस्ट के नेटवर्क के थ्रू या उनके ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप उनको ये कर सकते हो। तो उसके ऊपर काम चल रहा है शायद जीएम का, और काफी दिन से आपको ये ऑप्शन ऐसे ही आएगा, जैसे ही सेव करोगे तो समथिंग वेंट रॉन्ग का ऑप्शन आएगा। तो इसको अभी लॉजिस्टिक को छोड़ देना है, इसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, या जीएम और इंडियन पोस्ट के बीच में कुछ टाइप होने वाला था, कुछ वो हुआ नहीं। इसको छोड़ देना है, लॉजिस्टिक के ऊपर आपको कुछ नहीं करना, उसको छोड़ देना है। इसके बाद देखो टैन नंबर है आपके पास, ये टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर जो भी है आपका टैन नंबर, अगर टैन नंबर है तो वो आपको यहाँ से अपलोड करना है। और वो टैन नंबर शायद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए होता है, तो बाकी लोगों के लिए तो टैन नंबर होता नहीं है। और जब भी आप, बहुत बार ये ऑप्शन आता है, जब भी आप जीएम को लॉगिन करोगे तो ये आपको टैन वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा कि भाई आपका टैन नंबर वेरीफाई करो, तो उसको इग्नोर करना है। टैन नंबर आपके पास ये नहीं होगा, उसको वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल वाले पार्ट में आपको दिमाग नहीं लगाना है, मैं पहले ही बताता हूँ, क्योंकि दिमाग लगाओगे तो घुसते जाओगे और जिसकी जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे टैन नंबर ऐड किया ना किया, उससे आपकी प्रोफाइल पे और आने वाले ऑर्डर, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, ना ही आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम आने वाली। ऑप्शनल ऑप्शनल होता है, अगर आपको डालना है तो डालिए, अदरवाइज नहीं डालिए। तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ ऑप्शनल वाले पार्ट में, जो भी दिमाग लगाना है इस पार्ट में ही लगाओ, नीचे के पार्ट में आपको ज्यादा इसमें ये नहीं करना। चलो एक सवाल ले लेते, किसी ने हैंड रेज किया था। हाँ सर, तो माइक ऑन करके बोलो ना, माइक बंद है। बंद नहीं होगा, वो पॉपअप आता रहेगा, उसको इग्नोर करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। नहीं, प्रोफाइल का और टैन नंबर अपडेट का कोई ये नहीं आएगा। आप ऑप्शन इसमें देखो ना सर, इसमें जरूर कोई ना कोई आपका पार्ट ग्रीन नहीं आ रहा होगा, मैंडेटरी वाले फील्ड, इसको आप देखो। टैन नंबर डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। कुछ हाँ, उसका कुछ स्क्रीनशॉट हो तो निकाल के ग्रुप पे डाल दो आप, मैं देख लेता हूँ उसका। ग्रुप पे डाल दो ऐसे, इसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो इस पार्ट का और ग्रुप पे डाल। जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल है ना, उसका ब्लू दिखा रहा है। नहीं, ये तो ब्लू रहेगा ही भाई, इसमें ये तो पहले ही डिटेल भर चुके होते हैं आप, आपको ये सारी डिटेल अपलोड करनी है। तो आपने जब लॉगिन किया ना सिस्टम पे, तो इसमें से देखो, इसमें से किसके ऊपर आपको ग्रीन नहीं दिख रहा, तो देखो आप सेलर, में बताता हूँ आपको। तो इसमें क्या करो, आप एडिशनल डिटेल में जाओ और एमएसएमई को नो करो, इसको नो करो, सेव करो, तो 100% हो जाएगी। चलो हम आगे बढ़ते सर, जो भी आपका प्रॉब्लम है हम क्लास के चाहे तो लास्ट में ये करेंगे। और बाकी लोगों को रिक्वेस्ट है, ऐसे लेक्चर चालू है तब आप प्रैक्टिस मत करा करो, आप ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाओगे, आपका आधा ध्यान वो आपकी उसमें लॉगिन किया अपने सामने उसमें रहेगा, और आपका आधा ध्यान में जो पढ़ा रहा उस पर रहेगा। तो फुल फोकस करिए, उसके पूरे रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे सारे। देखो ये क्लास यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, सारी चीजें आपको मिल जाएगी रिकॉर्ड में, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको शाम तक मैं सारे वीडियो भी दे दूंगा उसके, तो अगर प्रैक्टिस करनी है आप तो आप ये करिए, शाम को करिए, कल सुबह दिन भर है आपको, तो उस समय आप प्रैक्टिस करिए। कोई नहीं होता सॉर्ट आउट तो मुझे फोन करिए, मेरा नंबर तो है ही आप सभी के पास। जो भी प्रॉब्लम आए ऑफिस टाइम में कभी भी कर सकते हैं, फोन की कोई ये नहीं है, हम टेक्निकल सपोर्ट की गारंटी देते हैं आपको कि भाई कोई भी दिक्कत आती है आपको तो
100% टेक्निकल सपोर्ट रहेगा। एनीडेस्क टेक्निकल सपोर्ट की गारंटी देता है आपको। कल आप मैं 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ऑफिस पहुंचूंगा, तो फिर उसके बाद कोई भी दिक्कत आए तो फोन कर देना और एनीडेस्क दे देना, तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट करा देंगे। लेकिन आप क्या करो, थोड़ा पूरा वीडियो वगैरह देख लो, तो इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मुझे फोन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी। तो हम आगे जाते हैं। ये हमने देखा, मैंडेटरी ऑप्शनल दोनों पार्ट देख लिए। इसमें दूसरा एक ऑप्शन है, देखो यहाँ पे वेंडर असेसमेंट का। वेंडर असेसमेंट का मतलब होता है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एज अ मैन्युफैक्चर रजिस्टर कर सकते हो। मान लीजिए आपका कोई मैन्युफैक्चर प्लांट है और कोई प्रोडक्ट आप उसको मैन्युफैक्चर करते हो, तो यहाँ से आपको एज अ OEM GM के ऊपर रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये वाला पार्ट जो है हम सबसे लास्ट में देखेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये वाला पार्ट हम सबसे लास्ट में इसीलिए लेते हैं कि काफी कम लोग ऐसे होते हैं, हार्डली ट्रेनिंग में एक आध आदमी ऐसा होता है कि जिसका मैन्युफैक्चर प्लांट हो या ये हो, बाकी सारे लोग तो रीसेलर ही रहेंगे। तो वो प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है, आपके प्रॉपर्टी के पेपर वगैरह सब सारी चीजें, आपको प्लांट को विजिट भी होगी जहाँ पे भी आपका मैन्युफैक्चर प्लांट है, तो वो थोड़ा लंबी प्रोसेस होती है उसकी। तो उसके ऊपर हम सबसे लास्ट के क्लास में देखेंगे वेंडर असेसमेंट का पार्ट। इसके ऊपर है रीसेलर पैनल। तो रीसेलर पैनल का जो पार्ट है वो हम Q2 कैटेगरी का प्रोडक्ट जब लिस्ट करेंगे तब हम उसको देखेंगे रीसेलर पैनल का। तो अकाउंट सेटिंग में आते हैं, वेंडर असेसमेंट और ये रीसेलर पैनल हम बाद में देखेंगे। नीचे आएंगे यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में, ठीक है। तो अकाउंट सेटिंग में देखो, यहाँ पे जैसे आप अकाउंट सेटिंग पे आओगे, देखो सेलर प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे आपको नाम, पूरा नाम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर और ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो। प्राइमरी सेलर का मतलब क्या होता है कि एक ही सेलर आईडी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सब सेलर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम यूजर मैनेजमेंट में देखेंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, एक से ज्यादा स्टाफ अगर आपकी कंपनी में काम करता है तो अलग अलग स्टाफ के लिए आप अलग अलग यूजर आईडी जो है क्रिएट करके दे सकते। इसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ से आपकी प्रोफाइल सारी आपको मिल जाएगी और उसमें कुछ अपडेट करना है, अपडेट आधार वगैरह करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अपडेट आधार इन द सेंस की बहुत बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक जो है उसको चेंज करवा देते हैं। आज जो मोबाइल नंबर लिंक है आपका, वो हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपने आपके आधार नंबर से दूसरा मोबाइल नंबर लिंक कर दिया, तो उसको यहाँ से अपडेट करना पड़ता है। अपडेट करने के बाद जो भी नया मोबाइल नंबर है वो डाल के उसको अपडेट करना पड़ेगा, ताकि जब भी आप टेंडर भरोगे और टेंडर भरते समय जो कोड जाएगा मोबाइल के ऊपर, तो वो जो नंबर अपडेट किया है उसके ऊपर चला जाएगा। बस यहाँ से आप मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो। लेकिन बहुत बार लोग हमें यहाँ पे सवाल ये पूछते थे कि यहाँ पे उनकी जो प्रोफाइल है, उनको जो मोबाइल नंबर है उनको वो चेंज करना है। मान लीजिए मेरे आधार से जो मोबाइल नंबर है, अगर यहाँ से मोबाइल नंबर कभी भी चेंज नहीं होता, क्या होता है कि बहुत सारे लोग हमें वहां पे ये बोलते थे कि भाई मेरा मोबाइल नंबर चेंज करवा के दो। तो मोबाइल नंबर ऐसे चेंज नहीं होता। जो भी सेलर आईडी के लिए जैसे आपने आधार बेस रजिस्ट्रेशन किया है, तो आधार बेस अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको अगर मोबाइल नंबर चेंज करना है तो सबसे पहले आपको आधार सेंटर में जाना पड़ेगा और वहां पे आपको आपका थंबनेल वगैरह देके आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ेगा। और मोबाइल नंबर आपका चेंज करने के बाद उसको अपडेट होने में तुरंत नहीं होता, 15 दिन की प्रोसेस जाएगी और 15 दिन के बाद फिर GM के ऊपर यहाँ पे आप अपडेट करके उस नंबर को चेंज करवा सकते हो। तो यहाँ से कोई नंबर चेंज नहीं होगा, पहले आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जो लिंक है उसको चेंज करना है और फिर यहाँ के उसको अपडेट करना है, तो फिर वो नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये पूरा आधार सेंटर का काम है। उसके बाद ही आप यहाँ पे वो अपडेट कर सकते हो। अगर किसी को करना है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है चेंज पासवर्ड का। तो यहाँ से भी आप उसको चेंज कर सकते हो, या आपको लॉगिन करते समय फॉरगेट पासवर्ड का भी लॉगिन करते हो ना आप वहाँ पे, तो उसके तुरंत नीचे फॉरगेट पासवर्ड और रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है। तो रीसेट पासवर्ड करके भी आप उसको चेंज कर सकते हो। आप इतना प्रोफाइल में अंदर आने की आपको जरूरत नहीं है चेंज पासवर्ड के लिए। लॉगिन करते समय आप वहां से चेंज कर सकते हो। चेंज ईमेल आईडी है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप कोई भी ईमेल आईडी ऐड करो उसको आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे ये मेरा मेल आईडी, अगर उसको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, मल्टीपल बार चेंज कर सकते हो। कोई भी मेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो इससे
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेल आईडी चेंज करना है तो आप कर सकते हो। और बहुत सारे लोग हमें यहाँ पे ये भी सवाल पूछते थे कि भाई कंपनी के नाम से मेल आईडी चलेगा या पर्सनल चेंज। भाई कोई भी मेल आईडी आप ऐड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे कंपनी के नाम से हो, आपके खुद के नाम से हो या किसी के नाम से भी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेल आईडी होना चाहिए और वो एक्टिव मेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे मेल आईडी आप डाल के उसको सेंड वेरिफिकेशन कोड करोगे तो उस मेल के ऊपर कोड जाएगा। वो कोड डालने के बाद वो वेरीफाई होगा। बस कोई भी मेल आईडी डालिए जिसका आईडी पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, ताकि उसको वेरीफाई कर सके। और कितनी भी बार उसको चेंज कर सकते हो, नया ऐड कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो अभी सर ने पूछा था, विजय सर ने शायद, क्लोज अकाउंट का। तो यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलता है आपको क्लोज अकाउंट का। तो क्लोज अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक बटन आता है क्लोज अकाउंट का। तो ये मेरे सेलर आईडी के अंदर ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे डिपॉजिट भर दिया है जीएम का। तो डिपॉजिट अगर आप भरते हैं तो आप यहाँ से जो है आपका सेलर आईडी डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि डिपॉजिट जब भरते हो तो आप आसानी से जो है सेलर आईडी डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि जीएम की जो पॉलिसी होती है उसके मुताबिक आपको जीएम के बैकएंड टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपके ऑफिशियल मेल के ऊपर वो कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट भेजेंगे, उसमें से एक फॉर्मेट अपने लेटर हेड पे प्रिंट करवा के स्टैम्प सिग्नेचर मार के उनको भेजना पड़ेगा। फिर वो स्टडी करेंगे और फिर आपका आईडी क्लोज होगा। मिनिमम 3 से 4 दिन, मैक्सिमम तो आप 15 दिन पकड़ लो, डिपेंड करता है जेम का वो सर्वर और उनके ऊपर लोड कैसा है, उसके हिसाब से आपका आईडी डिलीट होगा। तो इसमें प्रॉब्लम इसीलिए आता है कि जो आपने डिपॉजिट भरा होता है वो जेम को रिफंड भी करना होता है, और रिफंड के लिए वो अकाउंट नंबर वगैरह भी आपसे मांगते हैं। तो वो सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसलिए हम करते हैं कि डिपॉजिट भरने से पहले सारी चीजें एक बार चेक कर लो। अगर किसी पार्ट में गलत हो गया, जैसे कंपनी के नाम में, और सर ने अभी कहा था उनके पैन में प्रॉब्लम आ गया, तो वो सीधा डिलीट कर दो। यहाँ से डिलीट कर दोगे, 5 मिनट में दूसरा आईडी भी क्रिएट कर सकते हो, सेम आईडी को दोबारा क्रिएट कर सकते हो। जो भी आपकी गलती हुई है उसको सॉर्ट आउट करके दोबारा क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें कोई इतना ये नहीं है, आप जो है उसको दोबारा क्लोज करके क्रिएट कर सकते हो डिपॉजिट भरने से पहले। डिपॉजिट के बाद फिर बैकएंड से मेल में कम्युनिकेशन करके आपको उसको थोड़ा समय जाएगा, लेकिन वो बैकएंड की टीम आपको आपका अकाउंट क्लोज करवा के देगी। तो ये सारे ऑप्शन हैं, यहाँ से आपको कुछ भी अकाउंट के अकाउंट सेटिंग से आपको चेंज करना तो वो कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है यूजर्स का। तो यूजर्स का जो ऑप्शन है वो उनके लिए ज्यादा यूज होता है, जिसमें क्या होता है, एक कंपनी है और उस कंपनी के अंदर 2, 3, 4, 5 एम्प्लॉय क्या करते हैं, काम करते हैं। तो क्या होता है कि एक सेलर आईडी एक ही सिस्टम पे लॉगिन हो सकती है। अभी ये सेलर, इसका आईडी और पासवर्ड अभी मेरे पास है तो मैंने लॉगिन किया। अभी मान लीजिए ये आईडी पासवर्ड किसी और के पास होता और उसने उसके सिस्टम पे वो सेलर आईडी लॉगिन की होती, तो मेरी सेलर आईडी लॉग आउट हो जाती। इसका मतलब क्या होता है, एक टाइम पे एक सेलर आईडी एक सिस्टम पे ही यूज कर सकते हो। वही सेलर आईडी अगर किसी दूसरे ने उसके लैपटॉप पीसी पे ऑन किया या लॉगिन किया उसको, तो मेरा लॉग आउट हो जाएगा। तो इसलिए जेम ने क्या किया, यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ पे सेकेंडरी यूजर या सब यूजर आप उसको बोल सकते हो, वो क्रिएट किएंगे। सब यूजर का मतलब क्या होता है कि वो सब आईडी क्रिएट होंगी। यहाँ पे देखो कि ये प्राइमरी सेलर रहेगा, प्राइमरी सेलर कंपनी का नाम सेम रहेगा, जो भी जिस नाम से ये कंपनी है वो सेम रहेगा, लेकिन जब आप सेकेंडरी उसके नीचे क्रिएट करोगे आप, तो उनको आप राइट दे सकते हो। देखो ऐड सेकेंडरी के ऊपर क्लिक करोगे तो सेकेंडरी मतलब कंपनी एक ही रहेगी, लेकिन उसका और एक नीचे आईडी क्रिएट होगा। और उस जैसे काफी बार क्या होता है कि आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करता है, तो आप उनके एम्प्लॉय के लिए आप एक सब यूजर आईडी क्रिएट करके दे सकते हो कि भाई ये तुम्हारा आईडी, मान लीजिए 2-3 लोगों का स्टाफ है तो 3 अलग अलग लोगों के लिए आप अलग अलग यूजर आईडी क्रिएट करके दीजिए, और यहाँ से उनको रोल मेंशन किए। यहाँ पे देखो सिलेक्ट रोल का ऑप्शन आता है, एक आता है पार्टिसिपेट बीड। तो यहाँ पे अगर ये बीड पार्टिसिपेट का उनको रोल दे दिया, तो जो सब यूजर आईडी क्रिएट किया है वो मेन सेलर के बिहाफ पे वो क्या करता रहेगा, आपके टेंडर पार्टिसिपेट करता रहेगा। उनको रोल दिया है बीड पार्टिसिपेट का, तो वो बीड भरता रहेगा। क्रिएट कैटलॉग का है, मतलब वहां पे वो क्या करेगा, प्रोडक्ट लिस्ट कर पाएगा, क्रिएट कैटलॉग कर पाएगा, तो आप कैटलॉग वहां से बना सकते हो। मैनेज ऑर्डर है, मैनेज ऑर्डर फुलफिलिंग का मतलब इनवॉइस जनरेट वगैरह करना। मान लीजिए कोई ऑर्डर आती है तो उनको
आप आगे की प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जो बड़ी कंपनी होती है जिनका मान लीजिए 200-400-500 करोड़ का टर्नओवर है सालाना, तो उसमें अलग-अलग एम्प्लॉयी अलग-अलग काम के लिए हायर किए जाते हैं। जैसे ये टिक हटा देते हैं और एक सेलर आईडी को एक ही रोल देते हैं। उसका काम क्या रहेगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ टेंडर भरना। तो जो सब यूज़र क्रिएट होगा, वो टेंडर भरने के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर सकता उस सेलर आईडी के अंदर, क्योंकि उसको रोल डिफाइन किया है कि बिड पार्टिसिपेट का। तो वो सिर्फ टेंडर ही भरेगा, उस सेलर आईडी से वो कैटलॉग क्रिएट नहीं कर पाएगा या ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ बिड पार्टिसिपेट करेगा। तो कैटलॉग क्रिएट करने के लिए कोई और आईडी क्रिएट करते हैं, जिनको ऑर्डर फुलफिलिंग, इनवॉइस वगैरह जनरेट करने की प्रोसेस है, उनका अलग आईडी होता है। तो ऐसे आगे अलग-अलग रोल डिफाइन करके जो है वो अब सेकेंडरी यूजर उसके अंदर कर सकते हैं, सब यूजर कर सकते हैं, ताकि मेन सेलर आईडी के ऊपर प्रेशर नहीं आता। मेन सेलर आईडी के ऊपर प्रेशर कैसे आता है कि मान लीजिए एट ए टाइम 3 लोगों को जेम का काम देना है, तो वो 3 लोग एट ए टाइम नहीं कर पाएंगे एक सेलर आईडी से। फिर एक सेलर आईडी के ऊपर जब काम करेगा, दूसरे 2 लोगों को बैठना पड़ेगा कि उसका काम जब तक खत्म हो, फिर उसके बाद वो 2 लोग काम कर पाए। तो वो जिनका टर्नओवर बड़ा है उनके लिए ये यूजफुल है। जितना भी स्टाफ वगैरह है उसके हिसाब से आप ऐसा सेकेंडरी यूजर आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से मेल आईडी डालना पड़ेगा। जो भी सेकेंडरी यूजर है उनका मेल आईडी डाल दीजिए और उनका भी आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। उनके मेल पे एक छोटी सी लिंक आएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आपको वेरीफाई करके उनका आईडी जो है क्रिएट हो जाएगा। मेल आईडी के ऊपर लिंक आएगी, आधार से मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन कोड जाएगा और तुरंत क्रिएट होगा। उसके अंदर फिर डिटेल उनको प्रोफाइल वगैरह कुछ नहीं होगा, उनको ये बिजनेस प्रोफाइल दिखेगी ही नहीं, उनको ये सब ऑप्शनल दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो सब यूजर आईडी है, उनको कुछ रोल डिफाइन किए, इसीलिए ये माय अकाउंट वगैरह ये ऑप्शन उस सेलर आईडी को या सेकेंडरी यूजर को डिस्प्ले नहीं होते। चलो सर बोलिए, इंग्लिश सर, माइक ऑन करो सर। हाँ, बड़ी कंपनी के लिए जिनका टर्नओवर वगैरह बड़ा होता है और स्टाफ मल्टीपल होता है ना, जैसे आपकी छोटी कंपनी है, सेलर आईडी आप सिर्फ आप ही यूज करते हो, तो आप उसमें क्यों जा रहे हो? सब यूजर आईडी क्रिएट करने की जरूरत है। नहीं, इसमें आप अगर आपके एक ही सेलर आईडी के ऊपर जब प्रेशर आता है, मान लीजिए 4 लोगों का स्टाफ है और एक ही सेलर आईडी 4 लोग कैसे यूज करेंगे? इसीलिए वो एक मेन सेलर आईडी के ऊपर प्रेशर ना आए, इसीलिए सब यूजर क्रिएट करके उनको अलग-अलग रोल डिफाइन करके वो काम करते रहेंगे कंपनी के लिए। और छोटे प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, खुद आप यूज करने वाले हो, तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप आपका एक आईडी जो है उसको ही रहने दीजिए, सब यूजर आईडी क्रिएट करने की जरूरत नहीं। सब यूजर आईडी मतलब मेन कंपनी के बिहाफ पे ही नीचे होता है, उसका ऐसा नहीं है कि नीचे कोई अलग कंपनी क्रिएट होती है। मेन कंपनी एक होती है, बस यूजर आईडी एक एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाता है, तो इससे प्रेशर नहीं आएगा मेन सेलर आईडी के ऊपर। हाँ, प्रोप्राइटरशिप के लिए जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर प्रोप्राइटरशिप कंपनी बड़ी है जिसका 500 करोड़ का टर्नओवर है, प्रोप्राइटरशिप कंपनी का तो लगेगा ना फिर उसको भी। नीचे वाला ये इसको कंप्लीट करो या ना करो, ये तो ऑप्शनल है, एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए है। इसको कंप्लीट करो ना करो, आपकी प्रोफाइल से कोई बेनिफिट या कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100% हो जाएगा। फॉरगेट कर दो, आपका छोटा कंपनी टर्नओवर है तो आप दिमाग मत लगाओ उसमें, ये आपके लिए है नहीं। बस बड़ी कंपनी 2-4 लोगों का स्टाफ है, उनके लिए ये यूजफुल है। चलो, तो यहाँ पे हमारा पूरा जो है फर्स्ट सेक्शन खत्म हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेलर का रजिस्ट्रेशन करना, माय अकाउंट में आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट करना और पूरी प्रोफाइल अपडेट करना। तो अब इस पार्ट में बताइए, किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं सर। प्रोफाइल में जो सबसे इजी है, काफी सारे लोगों की ऑलरेडी प्रोफाइल कंप्लीट थी, इसीलिए ज्यादा लोगों के सवाल नहीं क्रिएट हुए, क्योंकि ज्यादातर लोगों के ऑलरेडी प्रोफाइल क्रिएट ही होंगी जो लेक्चर अटेंड कर रहे थे। और किसी को कुछ जिनकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है
उनको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज जब क्रिएट करोगे तब प्रॉब्लम आएगी, तब फोन कर सकते हैं आप। चलो, तो इसके बाद जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक ऑप्शन है हमारा, वो है डिपॉजिट का। ठीक है, यहाँ पे देखो डिपॉजिट का, इसको डिपॉजिट को क्या बोलते हैं, कॉशन मनी बोलते हैं। जो भी आपका डिपॉजिट है उसको कॉशन मनी जो भी है आपको, वो आपको वहां पे डिपॉजिट जो है वो भरना पड़ेगा जेम के ऊपर। तो कितना डिपॉजिट होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जेम के ऊपर डिपॉजिट भरना पड़ता है। ठीक, तो आपका जो है 1 CR से, मतलब 1 करोड़ से जो है टर्नओवर आपका कम है, तो आपको कितना डिपॉजिट भरना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 5000। ठीक है, आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है, 1 करोड़ से कम है, तो 5 CR। दूसरा ऑप्शन होता है 1 CR से 10 CR। ठीक है, 1 CR से 10 CR, 10 करोड़ तक का, 1 CR से 10 CR तक है, तो आपको कितना भरना पड़ेगा, 10,000। ठीक है, 10,000 आपको डिपॉजिट भरना पड़ेगा। और मोर देन 10 CR है तो आपको 10 CR प्लस जिनका है उनके लिए 25,000। तो ये रूल्स हैं जीएम के। अगर आपको आपकी कंपनी किस क्राइटेरिया के अंडर आती है, और ये सारी चीजें जो है वो जो आप आईटीआर फिल कर रहे हो ना, उससे वो वेरीफाई हो जाता है कि आपका टर्नओवर कैसा है। वो सिस्टम को बाय डिफॉल्ट पता चलता है। जब आप जीएम के ऊपर आईटीआर वेरीफाई करते हो ना, तब आपको वहां पे उस सिस्टम को अपडेट हो जाता है कि उनका टर्नओवर कितना है। तो जो भी आपका आईटीआर से टर्नओवर बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको डिपॉजिट मांगेगा। अगर 1 CR से कम है तो आपको वहां पे आपका थ्रेशोल्ड लिमिट दिखाएगा 5000। अगर 1 CR से 10 CR है तो 10,000, और 10 CR से आगे 25,000। तो ये आपको वहां पे आपको ये करना पड़ेगा। तो इतना सारा आपको डिपॉजिट जीएम के ऊपर जो है भरना पड़ेगा। चलो, और इसमें डिपॉजिट में किसी को कुछ प्रॉब्लम? इसमें एग्जम्पशन भी है, मतलब छूट मिलेगी। किन लोगों के लिए छूट मिलेगी? प्रोप्राइटरशिप कंपनी रहेगी। प्रोप्राइटरशिप जो है वो कंपनी रहेगी आपकी, तो क्या होगा, उनको बेनिफिट्स मिलेगा। लेकिन वो प्रोप्राइटरशिप कंपनी से होने से आपको डिपॉजिट नहीं भरना पड़ेगा। आपकी क्या होनी चाहिए, किसी वुमेन के नाम से जो है वो आपकी कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप होनी चाहिए और वो किसी लेडीज के नाम से फर्म होनी चाहिए, तब आपको जो है उसमें डिपॉजिट जो है वो नहीं भरना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे अगर आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है और किसी लेडीज के नाम है, तो आपको जो भी डिपॉजिट है वो डिपॉजिट नहीं भरना पड़ेगा। बस वो इतना एग्जम्पशन है महिलाओं के लिए। वो गवर्नमेंट का रूल है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो है वो जीएम के ऊपर आए, या सर्विस सप्लाई सेक्टर में आए, या गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जुड़ के काम करे, उनको थोड़ा बढ़ावा या उनको कुछ बेनिफिट मिले, इसीलिए वो वुमेन एंटरप्रेन्योर जो भी है उनके लिए वो बस एक छोटा सा ये है, वो उनको ये नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग ऐसे जीएम के ऊपर मिलते हैं जिनको हम सजेस्ट करते हैं कि भाई सपोर्टिंग कंपनियां कभी कभार उनको बनाना पड़ता है। जिनकी मेन कंपनी एक रहेगी जो भी है उनके लिए कभी कभार सपोर्टिंग कंपनी चाहिए होती है, और सपोर्टिंग कंपनी चाहिए होती है, और वो बोलते हैं कि भाई अगर वो कंपनी करनी है तो खाली 5,000 उसमें डिपॉजिट भर के वो तो वैसे भी वेस्ट ही हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि भाई आपके घर में कोई है लेडीज, उनके नाम से एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी ये करिए, उनके नाम से आप जीएम के ऊपर रजिस्ट्रेशन करिए, और उनका एमएसएमई भी बनवा लीजिए। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एमएसएमई भी बनवाना पड़ेगा। तो एमएसएमई भी एक बनवा के ले लीजिए। तो उनके नाम से आप रजिस्टर कंपनी एक जीएम के ऊपर बनाइए, जिसके ऊपर आपको डिपॉजिट भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोर्टिंग के लिए या कभी कभार अल्टरनेट यूज के लिए आप उस आईडी का जो है यूज कर सकते हो, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं। तो
कोई भी लेडीज जो भी है उनके नाम से आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी खोलो, लेडीज तो है ही, और एमएसएमई बना तो आपको डिपॉजिट जो है वो नहीं भरना पड़ेगा। कभी कभार वो जो है ये ऐसी जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा कंपनी आप खोल सकते हो जिसके ऊपर डिपॉजिट नहीं भरना। तो मैंने भी ऐसी और एक दो कंपनियां खोल के रखी है, तो इसमें डिपॉजिट आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो, तो डिपॉजिट के बारे में हमने देख लिया। अभी हम क्या करेंगे, उस डिपॉजिट को भरेंगे। तो जब भी आपकी पूरी प्रोफाइल यहाँ पे ऐसे 100% कंप्लीट हो जाएगी, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो सबसे डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाना है। या तो कभी कभार यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे ये ग्रीन इसमें आपको लिखा आ रहा है कि यू आर कंप्लीट योर प्रोफाइल, तो यहाँ पे आपको लिखा आएगा पे कॉशन मनी का, तो इसके ऊपर भी ऐसे क्लिक करके आप जा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन होता है डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना। एक बार डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है, फिर दोबारा एक बार कर्सर आपको डैशबोर्ड के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। देखो ये ऑप्शन आपको बार बार आएंगे, जैसे देखो काइंडली अपडेट योर जीएसटी नंबर, क्योंकि जीएसटी नंबर का ये ऑप्शन मेरे लिए इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने मेरे सेलर आईडी के अंदर जीएसटी अपडेट नहीं किया, क्योंकि मैंने जीएसटी बनाया नहीं है अभी तक। तो ये ऑप्शन मेरे लिए आ रहा है क्योंकि जीएसटी मैंने बनाया नहीं। तो ऐसे पॉपअप आपको आते रहेंगे, इसको इग्नोर करना है। आप जीएसटी डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसको ओके करते हैं। जैसे अभी सर ने कहा था किसी ने कि मुझे बार बार ये 10 नंबर का ऑप्शन आ रहा है, इसको बंद करने का ऑप्शन कोई भी नहीं है, इसको इग्नोर ही करना पड़ेगा। जब भी आएगा उसको या तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से इसको कट कर दो, या नो करके आप उसको क्लोज कर दो, वही करना पड़ेगा। बार बार आपको उसको बंद नहीं कर सकते। तो हम क्या थे, आपको डिपॉजिट भरने की प्रोसेस में आपको समझा रहा था। डैशबोर्ड के ऊपर एक बार क्लिक करना है, दोबारा उसको यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन के ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 नंबर पे ऑप्शन मिलता है मैनेज कॉशन मनी का। तो मैनेज कॉशन मनी का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। वहां पे आपको क्लिक करने के बाद ठीक है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे एचडीएफसी का बैंक मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो जब यहाँ पे मैनेज कॉशन मनी के ऊपर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको देखो बैंक सिलेक्ट का ऑप्शन मिलता है। तो हम यहाँ पे सजेस्ट हमेशा करते हैं, 3 बैंक आपको मिलेंगे। एक मिलेगी एक्सिस बैंक, दूसरी मिलेगी एचडीएफसी बैंक और तीसरी मिलेगी आईसीआईसीआई बैंक। ये 3 बैंक आपको यहाँ पे मिलेगी जो भी नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो उसमें से आपको एक्सिस चूज करनी है, आपको यहाँ से एक्सिस चूज करनी है। तो क्योंकि मैंने भी यहाँ पे गलत हो गया था, मुझसे एचडीएफसी सिलेक्ट हो गई थी। तो कभी भी आपको एचडीएफसी और आईसीआईसीआई सिलेक्ट नहीं करना, एक्सिस बैंक सिलेक्ट करना, ठीक है। आपका अकाउंट चाहे जिस भी बैंक में हो, आपके पास चाहे जिस भी बैंकिंग का नेट बैंकिंग हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको वहां पे एक्सिस बैंक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो एक्सिस बैंक इसलिए सिलेक्ट करना है, जब भी आप एक्सिस बैंक सिलेक्ट करते हो तो आपको आगे जाके नेट बैंकिंग का ऑप्शन वहां पे आ जाता है। और नेट बैंकिंग में जितने भी 25-26 बैंक है नेशनलाइज बैंक, उन सभी के नेट बैंकिंग वहां पे अवेलेबल है। और उस नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना डिपॉजिट जो है वो वहां पे भर सकते हो। जो भी नेट बैंकिंग के थ्रू जो भी आपका डिपॉजिट है वो डिपॉजिट आप भर सकते हो। तो एक चीज आपको फिर से ध्यान में रखनी है, जब भी आप ये करोगे तो आपको एक्सिस बैंक ही सिलेक्ट करना है। मान लीजिए एचडीएफसी और आईसीआईसीआई आप सिलेक्ट करते हो तो आपको 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो उसका चालान डाउनलोड करके बैंक में जाके आपको वो डिपॉजिट भरना पड़ेगा, या तो फिर उनका नेट बैंकिंग ओपन करके आपको उनका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड ऐड करके फिर पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे देखिए मैंने ये अकाउंट नंबर है जीएम का, इसके ऊपर आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा और ये वर्चुअल अकाउंट है। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या चीजें आती है कि नेट बैंकिंग तो काफी सारे लोग यूज करते हैं, नेट बैंकिंग में दिक्कत नहीं आती, लेकिन ये नॉर्मल अकाउंट नहीं है। ये जो अकाउंट नंबर आपको दिख रहा है ये वर्चुअल अकाउंट होता है। और वर्चुअल अकाउंट मतलब जो भी सेलर आईडी क्रिएट करेगा उनके सेलर आईडी में अलग अलग अकाउंट नंबर से ये डिस्प्ले होगा। मतलब मान लीजिए किसी ने इस अकाउंट के ऊपर डिपॉजिट कर दिया तो ये मेरे अकाउंट में आने वाला है। तो हर एक सेलर आईडी के लिए अलग अलग वर्चुअल अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, तो उस अकाउंट के ऊपर आपको डिपॉजिट करना है और
नॉर्मल एनईएफटी आरटीजीएस की तरह ये नहीं है, आपको वो प्रॉपर तरीके से अकाउंट ऐड करके आपको वर्चुअल अकाउंट में वो ऐड करके फिर पेमेंट करना है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने से सबसे इजी अच्छा है आपको एक्सिस बैंक सिलेक्ट करके आप नेट बैंकिंग के थ्रू उसका पेमेंट करो। ठीक है, तो मान लीजिए आप यहाँ पे एक्सिस बैंक सिलेक्ट करते हैं तो जनरेट चालान एंड व्यू स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करके आप उसका आगे का पेमेंट जो है कर सकते हो। तो पेमेंट से पहले मैं आपको बस यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि ये जो है थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो चेक करना है आपको। अगर आपकी कंपनी वुमेन एंटरप्रेन्योर है, आपके पास एमएसएमई हो, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 दिखाएगा आपको कोई भी डिपॉजिट जेम के ऊपर नहीं भरनी पड़े। तो जितना आपको यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट दिखा रहा है उतनी अमाउंट आपको वहां पे भरनी पड़ेगी। और जितनी अमाउंट भरोगे तो ये अवेलेबल बैलेंस में दिखेगी। जैसे मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट था 5000, तो मैंने 5000 यहाँ पे भर दिए। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए 5000 को मान लीजिए 1 रुपए भी आप कम भरते हैं तो ये फिर बार बार आपको पॉपअप देगा कि कॉशन मनी कंप्लीट करो। तो जितनी अमाउंट है उतना ही आपको पेमेंट करना है। उससे ज्यादा हो गया तो चलेगा लेकिन कम नहीं करना। ठीक, 5000 से ज्यादा आप यहाँ पे डाल के रख सकते हो, अवेलेबल बैलेंस में वो पैसा वैसे ही पड़ा रहेगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खाली वहां पे गवर्नमेंट के अकाउंट में वो पैसा पड़ा रहेगा। इसीलिए जितना आपको लिमिट बताया गया है उतना ही आप वहां पे पेमेंट कर दीजिए। तो पेमेंट करने से पहले ये अमाउंट चेक करनी है कितनी है। 80-90% लोगों को 5000 ही पेमेंट आपको वहां पे देना है। कुछ लोग हैं जिनका टर्नओवर ज्यादा है, उनके लिए वो क्राइटेरिया के हिसाब से होगा, और बाकी जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनके लिए 0 आएगा। तो देखो, इसके बाद आपको क्या करना है, जनरेट चालान एंड व्यू स्टेटमेंट का है, यहाँ से आप उसका पेमेंट कर सकते हो। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है जनरेट चालान एंड व्यू स्टेटमेंट का। तो एक नया टैब वहां पे ओपन हो जाता है। इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। देखो, जो भी यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आते हैं बैंकिंग इश्यूज का, तो यहाँ पे जेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि ये यहाँ पे जनरेट चालान व्यू स्टेटमेंट और नेट बैंकिंग के आगे वेबसाइट ओपन हो जाती है, और वो बैंक के सर्वर के ऊपर डिपेंड है। मान लीजिए जेम का सर्वर का प्रॉब्लम हो या बैंक का सर्वर का, आपको यहाँ पे बैलेंस अपडेट होने में, पेमेंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो नेट बैंकिंग के इश्यूज वो फेस करने पड़ेंगे। कोई सर्वर डाउन है, जो भी उसके छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे वो थोड़ा देख के आपको पेमेंट करना है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुरंत आपको डिपॉजिट भरने का ये ऑप्शन नहीं देता। आपको मान लिया रजिस्ट्रेशन किया और तुरंत आप यहाँ पे आ गए, तो वो थोड़ा यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाता। अपडेट बैलेंस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये अपडेट नहीं होगा, ऐसा ऑप्शन देगा। देखो, आपको समथिंग वेंट रॉन्ग बार बार। तो रजिस्ट्रेशन के बाद 15 मिनट 20 मिनट आप रुकिए, आईडी को लॉग आउट करिए, 15-20 मिनट बाद फिर लॉग इन करिए, फिर डिपॉजिट भरिए। तो इससे क्या होता है कि ये बैलेंस अपडेट होने में ये होता है, क्योंकि जब आप सेलर आईडी क्रिएट करते हो तो प्रोफाइल 100% करते हो, तो आपको एक ऐसा अकाउंट नंबर सैंक्शन होने में थोड़ा समय लगता है। ये ऐसे अकाउंट नंबर आपको उसमें डिस्प्ले होगा, फिर उस अकाउंट पे आपको डिपॉजिट करना है। और वो अकाउंट नंबर ध्यान में रखिए कि ये वर्चुअल अकाउंट है, नॉर्मल अकाउंट नहीं है। तो वर्चुअल अकाउंट की पेमेंट करने की प्रोसेस अलग होती है, और नॉर्मल अकाउंट में एनईएफटी आरटीजीएस करने की प्रोसेस अलग होती है। तो वो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। जिनको नेट बैंकिंग यूज करते हो उनको वहां पे वर्चुअल अकाउंट का भी एक ऑप्शन आता है, वहां पे जाके वो डिपॉजिट भरना पड़ेगा। तो सबसे इजी है, अगर जिनको नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड और पेमेंट ऐड करके पेमेंट ट्रांसफर करने का नॉलेज है, वो सीधा सीधा ये अकाउंट नंबर डाल दीजिए, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड मिल जाएगा, और कंपनी या बेनिफिशियरी नेम में जेम एक्सपर्ट सोल्यूशन जेम डाल दीजिए सिर्फ, और उसको डायरेक्ट डाल दीजिए। नाम गलत हो गया तो भी चल जाता है, लेकिन अकाउंट नंबर और आईएफएससी इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक से आपको डालना है। बाकी चीजें आप ये डाल के आप उसको जो भी आपका फंड ट्रांसफर है उसको कर दीजिए। और उसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है, आप तो उसमें क्या कर सकते हैं आप कि भाई 1 रुपया ट्रांसफर करके देखिए या 10 रुपये ट्रांसफर करके देखिए। जैसे आप वहां से ट्रांसफर करते हो, यहाँ पे अपडेट बैलेंस के ऊपर क्लिक करोगे तो वो अवेलेबल बैलेंस में डिस्प्ले होगी। जैसे आपने 10 रुपये डाल दिए तो ये यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस में 10 रुपये डिस्प्ले हो गए। तो ऐसा 5-10 रुपये ट्रांसफर करके भी आप जो है उसको चेक कर सकते। इसके बाद जैसे मैंने कहा था, जनरेट चालान एंड व्यू स्टेटमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो एक चालान डाउनलोड होता है, यहाँ से
लेकिन अभी थोड़ा कुछ इशू चल रहा है, शायद उसकी वजह से चालान डाउनलोड नहीं हो रहा। और जो लोग एक्सिस बैंक सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से उनको नेट बैंकिंग का भी वो ऑप्शन आ जाता है, जनरेट चालान एंड स्टेटमेंट के अंदर नेट बैंकिंग का ऑप्शन। चलो, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है शायद सर्वर इशू का, उसकी वजह से ये हमें आगे जाने नहीं दे रहा। आगे कुछ नहीं, बस चालान डाउनलोड होगा, उसको बैंक में जाके जमा करिए। अदरवाइज आप इसके थ्रू भी नेट बैंकिंग के थ्रू अकाउंट ऐड करके भी ट्रांसफर कर सकते हो। हाँ देखो, ये अपडेट हो गया, देखो ये ऐसे इश्यूज आने अब आपको काफी आएंगे पेमेंट करते समय। कभी कभार ये एक दिन में आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा, वो प्रॉब्लम देगा, वो आप कस्टमर केयर भी आपको बोलेगा कि भाई आप 24 घंटा वेट करिए, 24 घंटे के बाद फिर ट्राई करिए। तो पेमेंट में काफी इश्यूज आ रहे हैं। कभी कभार लोगों के अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे वो ये नहीं होती। फिर उसका आपको जेम के कस्टमर केयर को वो ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह सब मेल करना पड़ेगा। फिर वो बैकएंड की टीम देख लीजिए उनके बैंक की तरफ से इशू है या जेम की तरफ से इशू है, वो चेक करके ये करेंगे। लेकिन कोई भी इशू आता है पेमेंट के रिगार्डिंग, जैसे पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया और यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, तो वो मेल के थ्रू ही सॉर्ट आउट होगा। ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह सब मेल करना पड़ेगा, फिर वहां से वो सॉर्ट आउट करें। ठीक है, तो ये अपडेट नहीं हो रहा, चाहे तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। बस यहाँ पे डाउनलोड चालान का ऑप्शन आता है, यहाँ से एक पीडीएफ डाउनलोड होगी, बैंक में लेके जाके आपको उसका डिपॉजिट भरना है। चलो बताओ सर, और किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं सर। क्वेश्चन मनी के रिगार्डिंग कुछ सवाल है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, तो बताइए सर, पहला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, जीएम सेलर रजिस्ट्रेशन, अकाउंट अपडेट और आपका क्वेश्चन मनी का डिपॉजिट का। जो भी आपका डिपॉजिट है वो कैसे भरना है, वो प्रोसेस। पूछिए सर, बता दो सर। सर पूछिए ना, आपने हैंड रेस किया। कुणाल जादव, माइक ऑन नहीं है सर आपका। हेलो सर हाँ, बोलो सर। ये दो ऑप्शन है आपके पास, बैंक में जाके डिपॉजिट करना चाहे तो वो कर सकते हो, अदरवाइज नेट बैंकिंग है आपके पास तो आप वहां से पेमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि ये अकाउंट नंबर है, और ये मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्मल अकाउंट नहीं है। आप जैसे किसी अपने इसमें पैसे ट्रांसफर करते हो, वो अकाउंट नंबर हमारा नॉर्मल अकाउंट होता है, और ये अकाउंट जो होता है वो वर्चुअल अकाउंट होता है। तो ये गवर्नमेंट का वर्चुअल अकाउंट होता है, तो ये अलग एक ही बैंक के, मतलब डिपॉजिट एक ही बैंक के अकाउंट में उनका पैसा होगा सर, लेकिन उसके अकाउंट नंबर मल्टीपल रहेंगे, अलग अलग लोगों को अलग अलग अकाउंट नंबर दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये अकाउंट नंबर सिर्फ और सिर्फ इस सेलर आईडी के लिए रहेगा। जब आपका सेलर आईडी लॉगिन करोगे तो ये अकाउंट नंबर ये वाला नहीं दिखेगा, आपको अलग अकाउंट नंबर दिखेगा। तो जो भी अकाउंट नंबर दिख रहा है इसके ऊपर आपको वर्चुअल अकाउंट में जाकर पेमेंट कर सकते हैं आप। बताइए सर, और किसी को कुछ डाउट्स?
क्वेश्चन मनी के रिगार्डिंग या रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग या माय अकाउंट के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। पहला सेक्शन हम यहाँ पे खत्म करने जा रहे हैं। और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है उन लोगों को मेरा नंबर है, आप मुझे कोऑर्डिनेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आता है या तो फिर ट्रेनिंग के पहले या ट्रेनिंग के लास्ट में कुछ छोटे मोटे डाउट है तो फिर वो हम उसी समय सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो ये पहला सेक्शन हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और बाकी लोगों को जैसे मैंने कहा था कि किसी को कुछ डाउट है, क्वेरीज वगैरह है तो आप बाद में मुझे बताइए फोन करके।